हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे राइटर के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में हम जितने भी प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं वो सभी हम राइटर पे करेंगे। ठीक है, अगर सिंपल शब्दों में बात करूं तो राइटर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए, राइटर क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय ओपन ऑफिस। इसको ओपन ऑफिस प्रोवाइड करता है। आपने छोटी क्लासेस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ा होगा, उसी तरह से यहाँ पे हम ओपन ऑफिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे बात करेंगे। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। इसका हम यूज करते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए। और इसको हम वर्ड प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं उसी को हम वर्ड प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो क्योंकि इसकी हेल्प से हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो इसको हम वर्ड प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें वर्ड प्रोसेसर का कोई और एग्जांपल दे दो, तो वर्ड प्रोसेसर के एग्जांपल्स में आपका एक तो राइटर ही आ गया और दूसरा आपका एमएस वर्ड आ गया। ठीक है, अब हम समझते हैं एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए, आपने कोई फाइल सेव करी, जैसे ऑडियो फाइल है, उसके नाम के लास्ट में .mp3 लगा हुआ होता है। कोई वीडियो फाइल हो तो उसके नाम के लास्ट में .mp4 लगा हुआ होता है। कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट हो तो उसके नाम के लास्ट में .pdf लगा हुआ होगा। उसी तरह से अगर मैं ओपन ऑफिस राइटर से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूं तो उसके नेम के एंड में .odt लगा हुआ होगा। इसी को हम एक्सटेंशन बोलते हैं। इससे हम पहचान सकते हैं कि फाइल का टाइप क्या है। अगर किसी फाइल के नाम के लास्ट में .mp3 दिख गया तो मैं समझ जाऊंगा ना कोई ऑडियो फाइल है। उसी तरह से अगर किसी फाइल के नेम के एंड में मुझे .odt लिखा हुआ दिख गया तो मैं समझ जाऊंगा कि वो ओपन ऑफिस राइटर से क्रिएट किया हुआ डॉक्यूमेंट है। समझ में आ गया? अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना अच्छे से। ठीक है, शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट। समझते हैं क्या होता है अपना स्टाइल। देखिए, आप जब कंप्यूटर लैब में जाते हो तो वहां पे आप अपना एमएस वर्ड या फिर ओपन ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हो। ठीक है, वहां पे आपने क्या किया, कुछ ना कुछ टाइप किया, कुछ ना कुछ लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, उस पर फॉर्मेटिंग चेंजेस करना शुरू करते हैं। हमने उसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, उसका कलर चेंज कर दिया, उसका साइज चेंज कर दिया, उसका फॉन्ट चेंज कर दिया। ये सब फॉर्मेटिंग चेंजेस हम उसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इन सभी फॉर्मेटिंग्स का एक सेट क्रिएट कर दूं और सिंगल क्लिक में मेरा सारा काम हो जाए, मुझे अलग से बोल्ड ना करना पड़े, मुझे अलग से अंडरलाइन ना करना पड़े, मुझे अलग से इटैलिक्स वाले पे क्लिक ना करना पड़े, मैं सिंगल क्लिक में पूरा काम कर दूं और अपने सारे फॉर्मेटिंग चेंजेस का एक सेट क्रिएट कर दूं, तो उसी को मैं बोलूंगा स्टाइल। आइए इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल करके भी हम इसको समझेंगे। Style is a set of formats that we can apply to selected pages, text, frames and other elements in your document to quickly change their appearance. अपने डॉक्यूमेंट में अपने पेज पे, टेक्स्ट पे, फ्रेम्स पे, फ्रेम क्या होता है वो भी अभी समझा देता हूँ, और अदर एलिमेंट्स पे हम कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग चेंजेस जो अप्लाई करते हैं, तो उन फॉर्मेट्स का एक सेट होता है अपना स्टाइल, जिसकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि उसकी अपीयरेंस क्विकली चेंज हो जाए। अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अभी मैं करके दिखाता हूं, फिर समझ में आएगा। अभी आपके सामने है ओपन ऑफिस राइटर। आइए थोड़े से इसके बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। सबसे ऊपर है आपका टाइटल बार, जिसमें बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इस डॉक्यूमेंट को किसी नाम से सेव करता हूं तो वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको सेव कर रहा हूं माई डॉक्यूमेंट के नाम से। जैसे मैं सेव करता हूं तो आप ऊपर देख सकते हो माई डॉक्यूमेंट .odt यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है टाइटल बार में। उसके बाद नीचे आता है मेन्यू बार, जिसमें फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स, विंडो और हेल्प मेनू आपको देखने को मिलती है। मेनू पे आप किसी पे क्लिक करते हो तो उसमें आपको सब मेनूज और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये वाला ऑब्जेक्ट बार। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि फ्रेम क्या होता है। मैं यहाँ पे एक इमेज लेके आया, ये वाला इमेज देखो। अब ये इमेज ना एक डब्बे के अंदर बंद है, इस डब्बे को ही हम फ्रेम बोलते हैं। डब्बे के अंदर इमेज भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, उस डब्बे को हम बोलेंगे फ्रेम। अगर किसी डब्बे के अंदर टेक्स्ट या इमेज या ग्राफिक या कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको हम फ्रेम बोलेंगे। क्लियर है? चलो इसको हटाते हैं और वापस अपनी स्टाइल पे आते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे स्टाइल्स की। डेफिनेशन समझ में आ चुकी है कि स्टाइल एक सेट ऑफ फॉर्मेट्स है जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि पेजेस, टेक्स्ट, फ्रेम्स, तो उससे उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो स्टाइल्स हेल्प इंप्रूव कंसिस्टेंसी इन डॉक्यूमेंट। हमारे डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंसी को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। अगर मैं सेम स्टाइल जगह जगह अप्लाई करूंगा डॉक्यूमेंट में तो हमें अपना डॉक्यूमेंट यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट दिखाई देगा। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं, ये हमारे मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस को इजी बना देती है। अगला एडवांटेज है, हमारे टास्क को इजी कर देती है। और एडवांटेजेस आप लिख सकते हो कि ये हमारे टाइम को भी बचाती है, स्टाइल्स सेव अवर टाइम। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं टाइप्स ऑफ स्टाइल। तो कुछ 7-8 टाइप ऑफ स्टाइल हमको यहाँ पे समझने हैं, समझ लेते हैं। पहले आता है आपका पेज स्टाइल। अब देखिए, पेज के एस्पेक्ट में जो जो चीजें हैं वो सभी पेज स्टाइल में आ जाएंगी, जैसे कि मार्जिन, हेडर, फुटर, बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये सब पेज के अंदर आती है ना, तो ये सब हो गया आपके पेज स्टाइल का पार्ट। अच्छा, कैल्क के अंदर यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद का है ना, अभी आप केवल नोट कर लीजिए, अगला चैप्टर पढ़ने के बाद तब समझ में आएगा। फिलहाल बता देता हूं, जो हमारा कैल्क होता है जिसमें हम टेबल्स बनाते हैं, स्प्रेडशीट्स पे हम काम करते हैं, उसमें शीट्स को प्रिंट करने का सीक्वेंस भी पेज स्टाइल के अंदर आता है। कैल्क में शीट्स को प्रिंट करने का जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो भी हमारा पेज स्टाइल के अंदर आता है। जब आप अपना चैप्टर पढ़ लोगे अगला वाला तो आपका और क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझिए और ये वाली लाइन आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पैराग्राफ स्टाइल। अब पैराग्राफ के अंदर क्या क्या आता है, अलाइनमेंट हो गया, लाइन स्पेसिंग हो गया, ये सब चीजें आपकी पैराग्राफ में आती हैं। तो पैराग्राफ स्टाइल के अंदर क्या क्या चीजें आ गई, पैराग्राफ की अपीयरेंस के सारे एस्पेक्ट, जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर्स और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर तो ज्यादातर हर स्टाइल में आता है, ऑलमोस्ट हर स्टाइल में आपका बॉर्डर आता है, कैरेक्टर स्टाइल में नहीं आता शायद, बस नहीं तो पेज स्टाइल में आ गया, पैराग्राफ स्टाइल में आ गया, सेल स्टाइल में भी आएगा, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। कैरेक्टर स्टाइल में आपके जो पैराग्राफ के अंदर का टेक्स्ट है वो आता है, जैसे कि फॉन्ट, साइज ऑफ टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब चीजें कैरेक्टर स्टाइल में आती हैं, ठीक है भैया। आगे बात करेंगे फ्रेम स्टाइल्स की। तो फ्रेम स्टाइल में क्या कहता है, आपका ग्राफिक और टेक्स्ट फ्रेम्स को हम वहां पे फॉर्मेट करते हैं, रैपिंग टाइप हो गया, बॉर्डर हो गया, बैकग्राउंड हो गया और कॉलम्स हो गए। नंबरिंग स्टाइल में आपके अलाइनमेंट, नंबरिंग और बुलेटेड कैरेक्टर्स अप्लाई होते हैं, किस पे, नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट पे, ठीक है। सेल स्टाइल में आपके फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट, जैसे कि करेंसी, डेट, नंबर, ये सब आते हैं और सेल प्रोटेक्शन भी आता है। सेल स्टाइल में सेल क्या होता है भाई, ये तो होता है सेल, जहां पे रो और इंटरसेक्शन, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, उसको सेल बोलते हैं। अब सेल पे आप बॉर्डर भी लगा सकते हो, बैकग्राउंड भी लगा सकते हो, नंबर फॉर्मेट जैसे करेंसी नंबर ये सब डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी सेल स्टाइल में आ गई। मैंने क्या बोला था, बॉर्डर तो ज्यादातर हर स्टाइल में आता है, कैरेक्टर स्टाइल में नहीं आता बस, ठीक है। आगे आपका ग्राफिक स्टाइल, जो कि ड्राइंग और प्रेजेंटेशन में होती है, आपके राइटर में नहीं होती है, कैल्क में नहीं होती है, ये आपकी ड्राइंग्स में और प्रेजेंटेशन में मिलती है आपको, ठीक है। तो ये इसमें आपका लाइन, एरिया, शेडोइंग, ट्रांसपेरेंसी, फॉन्ट, कनेक्टर, डायमेंशनिंग और अदर एट्रीब्यूट्स आते हैं। प्रेजेंटेशन स्टाइल में आपके फॉन्ट, इंडेंटेशन, आपकी स्पेसिंग, अलाइनमेंट और टैब्स, ये सब आते हैं, ठीक है। आप इसको इंडेंट्स बोलो या इंडेंटेशन बोलो, बात एक ही है। अच्छा, अब समझने वाली चीज क्या है कि भैया हमें को ये सब चीजें याद रखनी है। हमने कितने पढ़ लिए, 3 और 3 6 और 2 8 स्टाइल के टाइप पढ़े हैं, क्या है हमें सभी याद करने हैं? नहीं। देखो, फिलहाल आप जो करना है आपको, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ठीक है, 6 हो गए। इन 6 को तो बेशक आप अच्छे से याद रख लो। दूसरी बात, कम से कम 5 इनमें से आप रट लो अच्छे से। रटने का मतलब ये नहीं बोल रहा कि समझो मत, अच्छे से आप याद कर लीजिए कम से कम 5, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बनने का चांस है कि आप कोई भी 4 स्टाइल एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। 4 नंबर में सीधा आ सकता है क्वेश्चन, तो आप जो है कोई भी 5 स्टाइल इसमें से अच्छे से याद कर लीजिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा ये शुरू की 6 स्टाइल आप याद कर लीजिए, या फिर शुरू की 5 स्टाइल नंबरिंग तक आप याद कर लीजिए। बाकी जो है आपको सेल स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल और प्रेजेंटेशन स्टाइल के बारे में भी पता होना चाहिए। क्यों, मान लो आपका एमसीक्यू बन के आ गया कि डैश स्टाइल्स आर फाउंड इन ड्राइंग एंड प्रेजेंटेशन एंड इंक्लूड लाइन, एरिया, शेडोइंग, तो आपने तो बोला था कि भैया 5 याद करने हैं बस, और मैंने तो ये पढ़ी नहीं थी आगे एग्जाम, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए, लेकिन अच्छे से आप 5 याद कर लीजिए, ठीक है। आगे समझते हैं कि स्टाइल्स को अप्लाई कैसे करते हैं। स्टाइल्स को अप्लाई करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, बस सिंपल सा है कि हमको एक स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करनी है, ठीक है। उसको ओपन करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है फॉर्मेट मेनू पे जाके स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दो। दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट बार के लेफ्ट हैंड पे आपको उसका आइकन दिख जाएगा। तीसरा तरीका है शॉर्टकट की F11 प्रेस कर दो। तीनों से अभी करके दिखाता हूं फटाफट। देखो, ये अपना ओपन ऑफिस राइटर है। सबसे पहला तरीका क्या था, फॉर्मेट मेनू में जाओ और स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दो। ये रहा आपका फॉर्मेट मेनू, यहाँ पे स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पे मैंने क्लिक कर दिया। स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो खुल के तैयार है आपके सामने। चलो हटाओ इसको, दूसरा तरीका देख लेते हैं। शॉर्टकट की बताई थी F11। अब कीबोर्ड तो मैं दिखा नहीं सकता कैमरा घुमा के, लेकिन फिर भी मैंने F11 यहाँ पे प्रेस किया, आपके सामने स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो खुल के आ गई। तीसरा तरीका समझ लो,
ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वाला आपका ऑब्जेक्ट बार होता है। अब ऑब्जेक्ट बार के लेफ्ट हैंड में पहला ही आइकन आपको दिख रहा है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का, इस पे आप क्लिक कर दो, फिर से स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो गई। तीनों तरीके आपको याद हो सकते हैं, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब समझते हैं कि स्टाइल्स को अप्लाई कैसे करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए कुछ ना कुछ लिख देता हूं पहले यहाँ पे मैं। तो कहां से लिखूं, यहीं से ले लेता हूं अपना कोई भी टेक्स्ट मैं ऐसे उठा लेता हूं। ये वाला टेक्स्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ये नहीं सीखना आपको फिलहाल ये सीखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कैसे कैसे मैं स्टाइल्स को अप्लाई कर रहा हूँ, ये समझना। देखो मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मुझे इस पे स्टाइल अप्लाई करनी है, वो कैसे करूंगा, पहले इसको मैंने किया सेलेक्ट, ठीक। अब यहाँ पे आपका बहुत सारे टाइप्स होते हैं स्टाइल के, लेफ्ट में आपको दिख जाएंगे स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो में। ये आपका पैराग्राफ स्टाइल है, यहाँ पे आपकी कैरेक्टर स्टाइल हो गई, यहाँ पे आपकी फ्रेम स्टाइल हो गई, यहाँ पे आपकी पेज स्टाइल हो गई और यहाँ पे होगी आपकी लिस्ट स्टाइल, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, मुझे मान लो इस पे कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करनी है, तो मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फिर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में गया और मैंने कैरेक्टर स्टाइल पे क्लिक किया। कैरेक्टर स्टाइल पे क्लिक करने के बाद मुझे जो भी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करनी है उस स्टाइल पे मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्लेस होल्डर वाले पे, ठीक है, इसमें मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे स्टाइल अप्लाई हो गई। अच्छा ये छोड़ो, मैं यहाँ पे इंटरनेट लिंक पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये वाली अप्लाई हो गई। और भी कुछ अप्लाई कर लो, मेन इंडेक्स एंट्री वाली स्टाइल पे डबल क्लिक किया तो ये वाली अप्लाई हो गई। आप जिस पे क्लिक करोगे डबल क्लिक, वो स्टाइल वहां पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ड्रॉप कैप्स पे क्लिक किया तो ये वाली हो गई। तो यही चीजें आपको समझनी है, ठीक है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी नोट कर लो, कैरेक्टर स्टाइल को अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, बाकी स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है। कैरेक्टर स्टाइल को अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं पैराग्राफ स्टाइल की, देखो यहाँ पे ये रही आपकी पैराग्राफ स्टाइल, इसको मुझे अप्लाई करना है तो मुझे सेलेक्ट वेलेक्ट कुछ नहीं करना, मैंने सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक किया अप्लाई हो गई। मैंने यहाँ पे कंटेंट्स हेडिंग पे डबल क्लिक किया, सिंपल अप्लाई हो गई, मुझे कुछ सेलेक्ट ही नहीं करना पड़ा। वहीं अगर मुझे कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करनी होती, ये क्या है आपकी पैराग्राफ स्टाइल अभी मैंने अप्लाई की, अभी मुझे कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करनी है तो मुझे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं बिना सेलेक्ट करे यहाँ पे डबल क्लिक करता हूं तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्लियर है ना ये चीज, सिंपल एक पॉइंट, कैरेक्टर स्टाइल को अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। अभी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 2022 में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। 2022 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं वापस। ये आपका स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग से अपना स्टाइल अप्लाई करना हमने सीख लिया। अब अगला टॉपिक आता है हमारा फिल फॉर्मेट मोड। पहले प्रैक्टिकल दिखा देता हूं, फिर आपको थ्योरी भी क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको करता हूं, ठीक है भाई। ये है अपना फिल फॉर्मेट मोड। इसमें क्या होता है कि मान लो मुझे ना कुछ ऐसा करना है, कैसा करना है ये दिखाता हूं आपको। फिल फॉर्मेट मोड लिया मैंने और इंटरनेट लिंक, मुझे ना बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे सिंपल जितने पे अप्लाई करनी है फटाफट ऐसे, ये लो सेलेक्ट किया हो गया, इतना सेलेक्ट किया इतने पे अप्लाई हो गई, इतना सेलेक्ट किया इतने पे स्टाइल अप्लाई हो गई। अगर मुझे स्कैटर्ड एरियाज पे, बिखरे हुए एरियाज पे स्टाइल को फटाफट अप्लाई करना है टाइम बचाते हुए, तो मैं फिल फॉर्मेट मोड का यूज करूंगा। डेफिनेशन आपके सामने लिखी ही हुई है कि फिल फॉर्मेट मोड इज यूज्ड टू अप्लाई अ स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग टू गो बैक टू स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो एंड डबल क्लिक एवरी टाइम। देखो मुझे क्या करना है, इतने एरिया पे स्टाइल मैंने अप्लाई की तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो पे जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा, हो जाएगी। फिर मुझे यहाँ पे करनी है, इसको सेलेक्ट करूंगा, स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो पे जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा, हो जाएगी। लेकिन मैंने अभी जो मोड सेलेक्ट किया हुआ है फिल फॉर्मेट मोड, इससे मुझे बार बार नहीं जाना पड़ रहा, जितना सेलेक्ट किया अप्लाई हो गई, फिर सेलेक्ट किया अप्लाई हो गई, फिर सेलेक्ट किया अप्लाई हो गई। ये तो बहुत अच्छा तरीका मिल गया हमको, ये होता है आपका फिल फॉर्मेट मोड। अच्छा इसको हम यूज कैसे करते हैं वो भी आपको दिखा देता हूं। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं अपनी स्टाइल पे गया, जो स्टाइल अप्लाई करनी है वो स्टाइल मैंने सेलेक्ट की और फिर फॉर्मेट मोड पे मैंने क्लिक कर दिया। क्या करना है, स्टाइल से फॉर्मेटिंग विंडो पे गया सबसे पहले और पहले अपना फिल फॉर्मेट मोड पे क्लिक कर दो और जो स्टाइल अप्लाई करनी है उस स्टाइल पे क्लिक कर दो और फिर जो है आपका फिल फॉर्मेट मोड तैयार है। जहां जहां सेलेक्ट करोगे वहां वहां अप्लाई होता जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ठीक है भाई। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं, फिर अपना काम खत्म स्टाइल का, ठीक है। अप्लाइंग स्टाइल मैंने आपको बता दिया है, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट ये वाला आप जो है लिख देना सर्च पे, प्रतीक कुमार क्लासेस, आप विदाउट स्पेस लिख देना,
टेलीग्राम पे सर्च करना प्रतीक कुमार क्लासेस, बिना स्पेस के सर्च कर देना, आपको टेलीग्राम चैनल वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और आपको जो है इसका PDF फाइल मिल जाएगी तैयार। फिल फॉर्मेट मोड मैंने समझा दिया है। ये इसका हम यूज करते हैं स्टाइल को अप्लाई करने के लिए डिफरेंट एरियाज पे क्विकली विदाउट हैविंग टू गो बैक टू स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड डबल क्लिक एवरी टाइम। हमें बार बार डबल क्लिक ना करना पड़े विंडो पे जाके, तो इसलिए हम फिल फॉर्मेट का यूज करते हैं। उसके बाद इसका हम ये यूजफुल कब है, जब हमको फॉर्मेट चेंज अप्लाई करने हैं स्कैटर्ड पैराग्राफ्स पे, सेल्स पे या फिर अदर आइटम्स पे, और सेम ही स्टाइल हमको अप्लाई करनी है। भाई फिल फॉर्मेट मोड से एक बार में एक ही स्टाइल तो अप्लाई कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि एक बार सेलेक्ट किया और अलग अलग स्टाइल अप्लाई हो रही है। एक बार में एक ही स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी खुद की स्टाइल मुझे क्रिएट करनी है। भाई जो ओपन ऑफिस राइटर में पहले से जो स्टाइल्स दी हुई है वो मुझे पसंद नहीं आ रही हैं, मुझे खुद से अपनी कोई स्टाइल क्रिएट करनी है, तो वो कैसे करूंगा, चलो करके दिखा देते हैं आपको। सिंपल है बहुत। देखो मैंने इसको हटाया, चलो ठीक है, ये हटा दिया मैंने। ये जो मैंने अभी लिखा हुआ है इसमें मैं खुद से फॉर्मेटिंग चेंजेस करता हूं पहले, ठीक है। क्या फॉर्मेटिंग की, मैंने इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्लैक कर दिया और साइज थोड़ा कम कर देते हैं, 16 इसका साइज कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई की है और इसका जो है इसको इटैलिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, ये वाली एज अ स्टाइल मुझे सेव करना है। कुछ नहीं है, सेलेक्ट करो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे जाओ और यहाँ पे जैसे मुझे कैरेक्टर स्टाइल के अंदर सेव करनी, तो मैंने कैरेक्टर स्टाइल पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फिल फॉर्मेट मोड के बराबर में ही एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन नाम से, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन नाम से ऑप्शन मिलेगा बिल्कुल राइट में, उस पर मुझे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन मिलेगा, पहले मुझे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन ड्रॉप डाउन मिलेगा, उस पर क्लिक करके न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो वो आपसे स्टाइल का नाम पूछेगा। नाम डाल देते हैं कुछ भी, क्या डालूं, अपना ही नाम डालना पड़ेगा, फिर कुछ नाम ही याद नहीं आ रहा। प्रतीक मैंने नाम डाला और ओके पर मैंने क्लिक किया। ये देख लो यहाँ पे आ गई है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग में आपकी जो है कैरेक्टर स्टाइल के अंदर आपकी प्रतीक नाम की स्टाइल फिर से वापस आ चुकी है। वापस नहीं मतलब जो मैंने क्रिएट किया वहां पे आ चुकी है। अब मैं आपको फिर से अप्लाई करके दिखाऊं, इससे अच्छा है आप खुद ही समझ लें कि अगर मैं कोई और यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूं और उस पर प्रतीक वाली स्टाइल को अप्लाई करता हूं तो वो टेक्स्ट कुछ ना कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा, ठीक है, समझ गए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो पे जाओ, टाइप ऑफ स्टाइल को क्लिक करो, फिर सेलेक्ट आइटम, अपना टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो, फिर वहां पे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन पे क्लिक करो, वहां पे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो, ओके कर दो, नाम डाल दो, सेव कर दो, सेव हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपनी खुद की स्टाइल क्रिएट करने का एक और तरीका होता है ड्रैग एंड ड्रॉप करके, वो कैसे करते हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये खोली हुई है विंडो, मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करूंगा और ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। डायरेक्ट आपसे नाम पूछेगा, नाम डाल दो, खत्म, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी है, आप चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो पॉज करके, या फिर ये PDF आपको मिल ही जाएगा प्रॉपर। जो भी चेंज आप अपनी स्टाइल पे अप्लाई कर रहे हो वो आपके करंट डॉक्यूमेंट में ही एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये जो है स्टाइल में चेंज किया और आप कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो वर्ड का, सॉरी राइटर का, तो उसमें भी आपको वो चेंज हुआ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कोई भी नई स्टाइल क्रिएट की है, कोई भी स्टाइल में मॉडिफिकेशन किया है, वो आपका सेम डॉक्यूमेंट के लिए ही एप्लीकेबल होगा, दूसरे डॉक्यूमेंट्स में वो स्टाइल जैसी थी वैसी ही रहेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं अपडेटिंग का स्टाइल, कि अगर मुझे अपनी स्टाइल में कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं वो कैसे करते हैं। तो वो भी सिंपल तरीका है, अपनी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करो और अपने आइटम को सेलेक्ट करो जो भी आपको करना है, फिर स्टाइल को सेलेक्ट करो, वो भी मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। देखो मुझे ना ये जो एम्फेसिस नाम की जो स्टाइल है ना, वो ये वाली करनी है। वो कैसे करूँगा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर एम्फेसिस को क्लिक किया, फिर मैं गया न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन वाले आइकन पे, और इस पर मैं जब क्लिक करता हूं तो मुझे अपडेट स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये वाली स्टाइल एम्फेसिस हो चुकी है, ठीक। अब एम्फेसिस नाम की जो स्टाइल है वो ये है, ये समझ रहे हो जो लिखा हुआ है इस वाले फॉर्मेट्स की है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब है लोडिंग स्टाइल्स फ्रॉम अ टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। कोई दूसरे डॉक्यूमेंट में मैंने कोई स्टाइल कभी बनाई थी, वो मुझे लोड करके अपने इस वाले डॉक्यूमेंट में लेके आनी है, तो उसका भी बहुत ही सिंपल तरीका है। उसमें क्या है कि मुझे अपने इस डॉक्यूमेंट में लानी है, तो मैं क्या करूंगा, अपने न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लोड स्टाइल का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ से मुझे अपना टेम्पलेट और या फिर जो भी है मैं टेम्पलेट्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे अपने टेम्पलेट्स दिखाई देने चाहिए
जो कि है ही नहीं ठीक है। जैसे ये है आपका ग्लेशियर वाला, इसमें से आपको कौन कौन सी स्टाइल चाहिए, टेक्स्ट, फ्रेम, है ना, ये सब, और ओके पर क्लिक कर दूंगा तो वो स्टाइल्स यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है, या फिर आपको किसी और फाइल से भी चाहिए, जैसे कि ये रहा, कोई और फाइल है आपकी डॉक्यूमेंट में, आपने कहीं से डाउनलोड की है, उससे आपको स्टाइल लोड करनी है, तो यहाँ पे एक फ्रॉम फाइल का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी फाइल उठा के वहां से इंपोर्ट कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? तो ये चीज भी आपको लिखित में यहाँ पे मिल चुकी है, आप इसको भी रीड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम, देखो 1 मिनट यार, ये रहा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को ओपन करो, स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो पे जाओ, लोड स्टाइल पे क्लिक करो, वहां पे अपना टेम्पलेट फाइंड करो, और फिर कैटेगरीज ऑफ स्टाइल जैसे फ्रेम स्टाइल और पेज स्टाइल हमने चूज की थी अभी, उसके बाद ओके कर दो, कॉपी हो जाएंगी आपकी स्टाइल। ठीक है, अगर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से आपको स्टाइल कॉपी करनी है तो आप फ्रॉम फाइल बटन पे क्लिक कर सकते हो, जो मैंने अभी किया, और जहां से विंडो ओपन होगी आप अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करो, आपकी स्टाइल जो है कॉपी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेशन हमारा आता है इंसर्ट एंड यूज इमेजेस। यहाँ पे हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कि इमेजेस को कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे उन पे अलग अलग चेंजेस अप्लाई करते हैं। आइए समझते हैं। पहला है कि इंसर्टिंग एन इमेज फाइल, इमेज को मैं अपने डॉक्यूमेंट में कैसे डालूंगा। पहला तरीका आता है ड्रैग एंड ड्रॉप का, बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे ये है मेरा डॉक्यूमेंट और इसमें मुझे अपना इमेज इंसर्ट करना है, कैसे करूंगा देखिए। ये सब हटा देता हूं, अब सिंपल मेरा डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे मैं गया अपने फाइल मैनेजर में, और जो भी मुझे इमेज यहाँ पे इंसर्ट करना है वो अपना मैं पहले ओपन कर लूंगा। कहाँ से लूँ इमेज, डाउनलोड्स में जाता हूँ, और ये जैसे मैंने थंबनेल बनाया हुआ है, इस इमेज को ड्रैग करूंगा यहाँ से और अपने डॉक्यूमेंट में लाके ड्रॉप कर दूंगा। इसको हटाओ यहाँ से, और आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट में अपना इमेज आ चुका है। क्लियर है ये चीज? इतना क्लियर है? पहला तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप क्लियर है। अच्छा, अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। डिलीट कैसे करते हैं? सिंपल क्लिक करो कीबोर्ड का, डिलीट का बटन दबा दो, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है आपका, इंसर्ट मेनू पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें फ्रॉम फाइल पे क्लिक कर दो, फिर से वही चीज, अपने जो भी फाइल है उस पर क्लिक कर दो और ओपन पे क्लिक कर दो, यहाँ पे आपका जो है इमेज इंसर्ट हो जाएगा। 2 तरीके क्लियर हो गए। तीसरा तरीका समझिए, आपके पास मान लो स्कैनर है, स्कैनर से आपको सॉफ्ट कॉपी अपनी इंसर्ट करनी है। कैसे करोगे? इंसर्ट पे जाओ, पिक्चर पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करो, अपना सोर्स सेलेक्ट करो और वहां से अपना इमेज इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा, चौथा तरीका भी है कुछ, बिल्कुल चौथा तरीका भी है। क्या करना है? सिंपल, अपनी फाइल मैनेजर में गए, डाउनलोड्स में या फिर जो भी आपका फोल्डर है उस पर गए, अपने इमेज को कॉपी कर लो, Ctrl+C से आपने कॉपी कर लिया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे जाके अपना पेस्ट का ऑप्शन नहीं है, ये रहा पेस्ट है ना, इस पे क्लिक करो, पेस्ट हो जाएगा। सिंपल हो गया पेस्ट भाई। चलो कोई बात नहीं, इसको फिर से डिलीट कर देते हैं। कोई 5वां तरीका भी है क्या? वो भी समझ लेंगे भाई। 5वां तरीका होगा यार कुछ ना कुछ, तो देखते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने आपको समझा दिया है, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग समझा दिया है, फिर क्लिपबोर्ड हो गया आपका, Ctrl+C से कॉपी करो और टारगेट डॉक्यूमेंट में जाओ, Ctrl+V से हो गया। यूजिंग स्कैनर बता दिया आपको। अच्छा, यही 4 तरीके थे, ये चारों मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 5वां तरीका भी है अभी, गैलरी से। तो यहाँ पे ना आपको अपना जो स्टैंडर्ड टूल बार मैंने अभी आपको बताया था, स्टैंडर्ड टूल बार के राइट हैंड पे एक गैलरी का आइकन दिखाई देता है। इस पे आप क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे इमेजेस और साउंड्स आपको देखने को मिलती हैं। तो आप यहाँ से कोई भी चीज यहाँ पे उठा के रख सकते हो। जैसे मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो ये जो है, या फिर इसको मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो अपने डॉक्यूमेंट में ये आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गैलरी से कोई भी आपको इमेज इंसर्ट करना है तो गैलरी पे जाओ और उसको ड्रैग करके अपने डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कर दो। सिंपल। 5वां तरीका गैलरी क्लियर है। अच्छा, गैलरी की डेफिनेशन भी हमको याद रखनी है, क्या है समझ लीजिए एक बार। गैलरी प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे टू ग्रुप रियूजेबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ग्राफिक्स एंड साउंड्स दैट यू कैन इंसर्ट इनटू योर डॉक्यूमेंट्स। हम अपने डॉक्यूमेंट में रियूजेबल ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं जो कि हमें गैलरी में मिल जाती हैं। क्या क्या मिलता है? ग्राफिक्स और साउंड्स। तो गैलरी के लिए अपना एक तो है राइट साइड ऑफ स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है, वहां पे आइकन मिल जाएगा। दूसरा तरीका है टूल्स मेनू में गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है हमको। यहाँ पे जो अपनी टूल्स मेनू है इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। ये रहा, तो वही चीज है ना, समझ गए? अब बोलोगे भैया आप तो केवल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करा रहे हो, हम एग्जाम में क्या लिख के आएंगे? जो भी मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ ना वही आपको साथ के साथ याद भी होता जा रहा है। अगर आप इस चीज को नोटिस कर रहे हो, काफी चीजें आपको दिमाग में फिट बैठ चुकी हैं। एक बार आप जो है इनको खुद से लिख लोगे ना तो
बहुत आगे चले जाओगे। ठीक है, जो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है या तो आप वीडियो पॉज करके साथ के साथ लिखते जाओ, लेकिन अच्छा रहेगा आप नहीं तो अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, और डाउनलोड करके एक बार खुद से लिख लेना इसको अपनी नोटबुक में, तो फिर आप जो है अच्छे से सीख जाओगे इन चीज़ों को। और एग्जाम में डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं नोट्स से लिखवा के ले लो, इन्हीं नोट्स से डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिखाई देंगे। और आपको विश्वास नहीं है तो आप पिछले साल का मैंने पिछले साल वीडियो बनाई थी एग्जाम के सॉल्यूशंस की, तो उसके आप कमेंट्स पढ़ सकते हो कि भैया आपने जो नोट्स दिए थे वही थे, कुछ ऐसे ऐसे आपको कमेंट्स मिल जाएंगे। चलिए, नेविगेट करो गैलरी में, अपनी पिक्चर फाइंड करो, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो अपने उसमें। या फिर दूसरा तरीका है जैसे अपनी गैलरी में गए, यहाँ पे मुझे ड्रैग करके ड्रॉप नहीं करना है, मैं पिक्चर पे राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, कॉपी पे क्लिक करूंगा, ये आपका डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुका है ये वाला, देखो। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है पिक्चर टूल बार। जैसे ही आप किसी पिक्चर पे क्लिक करते हो वो आपका पिक्चर टूल बार आपके सामने तैयार होता है। ठीक है, कैसे? मैंने इस पिक्चर पे क्लिक किया, ये देखो पिक्चर टूल बार यहाँ पे तैयार है। जैसे ही मैंने इसको हटाया पिक्चर टूल बार भी गायब, जैसे ही पिक्चर पे क्लिक किया पिक्चर टूल बार आ गया। अगर पिक्चर टूल बार नहीं आ रहा है तो आपको व्यू मेनू में जाना है और यहाँ पे टूल बार्स पे क्लिक करना है और पिक्चर टूल बार पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, व्यू में जाओ, टूल बार्स पे क्लिक करो, पिक्चर पे क्लिक कर दो। क्या भैया स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है? ये बहुत खतरनाक सवाल है भैया, स्टेप्स एग्जाम में आएंगी या नहीं आएंगी? देखो 90% चांसेस हैं कि स्टेप्स एग्जाम में नहीं आएंगी, 10% चांसेस है कि आएंगी। ठीक है, ये सब चर्चाएं हम कब करेंगे? ये सब चर्चा हम करेंगे जब एग्जाम आने वाला होगा तब। ठीक है, फिलहाल आप अपनी पूरी तैयारी रखिए। ये तो लास्ट मोमेंट के क्वेश्चंस होते हैं कि भैया अब केवल 5 दिन बचे हैं एग्जाम में, स्टेप्स याद करूं या ना करूं, तो मैं बोलता हूं बिल्कुल भी याद मत करो, केवल डेफिनेशंस पे फोकस करो। लेकिन फिलहाल आपके पास टाइम है तो अब स्टेप्स को याद कर लीजिए, कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट स्टेप्स को याद कर लीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि स्टेप्स एग्जाम में नहीं आएंगी, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से तो मैं सॉल्यूशंस करा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो एक भी स्टेप्स का क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को नहीं मिला है अब तक। ठीक है, चलो फिलहाल समझिए पिक्चर टूलबार क्या होता है। इसमें आपको सबसे पहले फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, फिल्टर के ऑप्शन पे जाके आप इसमें कुछ फिल्टर से अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम चर्चा करते हैं अपना ग्राफिक्स मोड के बारे में। इसमें कुछ ग्राफिक मोड आपको मिलते हैं, जैसे ग्रे स्केल हो गया। ठीक है, इससे आपका जो पिक्चर है वो ग्रे स्केल हो जाएगी। उसके बाद आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, फिर वाटर मार्क हो गया, इससे पिक्चर आपका वाटर मार्क की तरह दिखेगा। कोई और पिक्चर ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आई ये चीज़ें। ठीक है, ये वाली पिक्चर हटा देता हूँ, कोई अच्छी सी पिक्चर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। कौन सी पिक्चर? जो अभी हमने ली थी थोड़ी देर पहले, ये वाली। ठीक है, अब मैं इस पे अपने जो इफेक्ट्स हैं वो अप्लाई करता हूँ। अगर इसको रिसाइज करना है तो आप ग्रीन हैंडल्स की हेल्प से रिसाइज भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने इस पिक्चर को छोटा किया। अब देखिए, मैं जैसे ही इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो आपका पिक्चर टूलबार आपके सामने है। इसमें ग्राफिक मोड में मैंने क्लिक किया, ग्रे स्केल करना है, ग्रे स्केल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट करना है, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। वाटर मार्क की तरह शो करना है तो मैं इस पे जो है वाटर मार्क पे क्लिक कर दूंगा। वाटर मार्क में क्या है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और मुझे ऐसा लगेगा ये बैकग्राउंड में लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ से जो है आपका कलर का ऑप्शन मिलता है, इससे आप RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू कंपोनेंट्स को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रेड कंपोनेंट की परसेंटेज को बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा इमेज जो है धीरे धीरे रेड होता जा रहा है। रेड हो गया ना। अगर मैं ग्रीन की परसेंटेज को बढ़ा देता हूँ तो इमेज जो है थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप रेड ग्रीन ब्लू यानी कि RGB कंपोनेंट्स को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, पहले जैसा नॉर्मल कर देते हैं। उसके बाद आपका ये आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी भी क्या है, आप जितनी इसकी परसेंटेज बढ़ाओगे उतना ही ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर मैं इसको 50% कर देता हूं तो देख सकते हो इमेज जो है ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है। अगर मैं इसको 90% कर दूं तो इमेज और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर मैं इसको 100% कर दूं तो इमेज पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, गायब ही हो गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अच्छा, ट्रांसपेरेंसी का यूज क्या है? ट्रांसपेरेंसी का यूज की हम बात करें तो हम इसकी हेल्प से वाटर मार्क क्रिएट कर सकते हैं। वाटर मार्क क्या होता है? देखो, अभी मैंने बताया था, वाटर मार्क में इमेज कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंट ही तो हो जाता है एक तरह से। तो हम जो है ट्रांसपेरेंसी की हेल्प से वाटर मार्क भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा भैया, ये सब बोल रहे हो, क्या लिख के भी लाए हो? सब कुछ लिख के लाया हूं, एक एक लाइन पढ़ा के जाऊंगा, टेंशन मत लो। ये है आपका फ्लिप हॉरिजॉन्टली, इस पे क्लिक करता हूं तो हॉरिजॉन्टल फ्लिप होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। और फ्लिप वर्टिकली से जो है वर्टिकल फ्लिप हो जाता है, कुछ इस तरह से। क्लियर है? आइए इसको थोड़ा समझते हैं। लास्ट ये आपका बचा है फिल्टर, इसके बारे में भी अभी हम समझेंगे।
पहला है आपका ग्राफिक मोड, जिससे आप अपने कलर इमेजेस को ग्रे स्केल कर सकते हो, ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, इमेज को सिलेक्ट करो और ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट, ये सब फॉर्मेटिंग आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ग्राफिक मोड में आपको लिस्ट मिलती है वहां से। आगे बढ़ेंगे, फ्लिप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मैंने आपको बताया। अगर आपको फ्लिप करना है इमेज को वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, इमेज को सेलेक्ट कर लो और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी करना है उस पर क्लिक कर दो। कहां पे? पिक्चर टूल बार के अंदर। अच्छा, अब आता है कलर। कलर से आप इंडिविजुअल आरजीबी कलर कंपोनेंट्स को एडजस्ट कर सकते हो और ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और गामा भी वहां से चेंज कर सकते हो। अगर आपने ध्यान दिया हो तो रेड, ग्रीन, ब्लू के नीचे भी कुछ ऑप्शंस थे, जैसे आप ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट ये सब वहां पे चेंज कर सकते थे। ठीक है, आगे बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की। तो अगर हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का परसेंटेज घटाते बढ़ाते हैं तो हमारा इमेज, अगर परसेंटेज बढ़ाओगे तो मोर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, परसेंटेज घटाओगे तो लेस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद ये यूजफुल कब होता है? जब हम वाटर मार्क क्रिएट करते हैं। एक एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई, जो मैंने बोला है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है बस। तो यहाँ पे हम जो है वाटर मार्क क्रिएट करने के लिए इसका यूज करते हैं। और या फिर हमें इमेज को बैकग्राउंड में रैप करना है, हमें टेक्स्ट रैपिंग, अभी अगला टॉपिक हमारा आने वाला है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बाय द वे, ट्रांसपेरेंसी की हेल्प से हम इमेज को बैकग्राउंड में रैप कर सकते हैं। एक तरह से वाटर मार्क ही हो गया वो भी। ये हो गया हमारा ग्राफिक फिल्टर, जिसकी मैं बोल रहा था कि बाद में पढ़ाऊंगा। ये हमारा आ चुका है ग्राफिक फिल्टर्स। जैसे ही आप यहाँ पे पिक्चर टूल बार देखते हैं तो सबसे पहले आपको ग्राफिक फिल्टर ही दिखाई देता है। इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिल्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके 11 के 11 के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो, पहला है आपका इन्वर्ट। इस पर मैंने क्लिक किया तो कुछ ना कुछ कलर वैल्यूज यहाँ पे इन्वर्ट हो गई। भाई ये क्या भूत बना दिया मुझे, है ना। ये है आपका स्मूथ, इससे थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह थोड़े स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट यार, ओके, अच्छा अच्छा, इन्वर्ट हो गया। अब ये हो गया अपना स्मूथ। उसके बाद ये है आपका शार्पन, इससे आप जो है इमेज को शार्प कर सकते हो। उसके बाद है आपका ये रिमूव नॉइज, इससे थोड़े बहुत जो ऐसे पार्टिकल्स हैं जिससे इमेज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर डर्ट पार्टिकल्स जो पड़े हुए हैं इमेज में इधर उधर, उन सबको वो गायब कर देता है। ठीक है, फिर सोलराइजेशन है, उसमें क्या है, लाइट का इफेक्ट कम हो जाता है। तो इन सभी के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले एक बार कलर चेंज कर लूं मैं इसका, रेड कलर लेते हैं। इन्वर्ट से क्या है, हमारे जो कलर वैल्यूज को इन्वर्ट कर देता है और ब्राइटनेस वैल्यू को इन्वर्ट करता है हमारे ग्रे स्केल इमेज की। कलर इमेज की कलर वैल्यूज को इन्वर्ट और ग्रे स्केल इमेज की ब्राइटनेस वैल्यूज को एडजस्ट करता है। स्मूथ में क्या है, हमारे कॉन्ट्रास्ट को सॉफ्टन कर देता है। शार्पन में क्या है, इंक्रीज कर देता है कॉन्ट्रास्ट को। रिमूव नॉइज में क्या है, सिंगल पिक्सल अगर इधर उधर कोई पड़ा हुआ है इमेज में तो उसको रिमूव कर देता है। सोलराइजेशन में क्या है, टू मच लाइट है, अगर पिक्चर में बहुत ज्यादा लाइट है तो उसके इफेक्ट को कम कर देता है। और हम सोलराइजेशन पे क्लिक करते हैं तो एक और हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है, जिसमें हम एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने इमेज की लाइटिंग को। एजिंग में क्या है, टाइम का इफेक्ट को सिमुलेट करता है और बार बार हम आप ये जो एजिंग है और स्मूथ है, इन वाले फिल्टर्स को हम बार बार अप्लाई कर सकते हैं लेवल्स को बढ़ाने के लिए। इसमें जो है फर्दर डायलॉग बॉक्स भी ओपन होके आता है एडजस्ट करने के लिए। पोस्टराइज में क्या है, हमारी पिक्चर को एक पेंटिंग की तरह बना देता है, जिससे कि नंबर ऑफ कलर्स को कम करके, है ना, पेंटिंग की तरह शो कर देता है। पॉप आर्ट में जो है पिक्चर को ड्रामेटिकली मॉडिफाई करेगा। चारकोल में जो है एक स्केच की तरह क्रिएट कर देगा इमेज को। रिलीफ में क्या है, रिलीफ पे आप क्लिक कर देते हो एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है एडजस्ट करने के लिए। ये क्या करता है, एक तरह से शेडो क्रिएट कर देता है हमारे उसमें इमेज में। मोसेक में क्या है, पिक्सल्स को ज्वाइन कर देता है, ग्रुप्स ऑफ पिक्सल्स को ज्वाइन कर देता है। आप देख सकते थोड़ा सा धुंधला कर देगा हमारे इमेज को। ठीक है, एक बार मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको मोसेक वाला, लास्ट वाला, किस तरह से ये हमारे पिक्सल्स को ज्वाइन करके इमेज को ब्लरी क्रिएट करता है। ओके पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो हमारा जो इमेज है थोड़ा सा ब्लर हो गया है ना। आइए वापस आते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्रॉपिंग इमेजेस। हम इमेजेस को कैसे क्रॉप कर सकते हैं। तो क्रॉप करने का मतलब क्या हुआ, मतलब क्रॉप करने की जरूरत क्यों आने पड़ी, ये भी हमें समझना है पहले। ठीक है, तो अच्छा एक बार इस चीज के बारे में बता दूं, इसमें से आप कम से कम 6 तो याद कर ही लो यार, एक एक लाइन का है ना, तो कम से कम 5-6 आप याद कर लीजिए, सिंपल। और मैं तो कहता हूँ सारे ही याद कर लो। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता है कि पोस्चराइज क्या होता है वो बताइए, या फिर सोलराइजेशन क्या होता है। सोलराइजेशन इंपॉर्टेंट है, पोस्चराइज इंपॉर्टेंट है ना, और 4-5 तो आपको याद होनी चाहिए। क्रॉपिंग, जब हमें किसी इमेज का एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए होता है अपने काम के लिए, तो हम इमेज को क्रॉप कर देते हैं यार। बहुत ही सिंपल है, आपने भी अपने फोन से किया होगा, है ना। तो व्हेन वी आर, एक मिनट,
When we are only interested in a section of the image for the purpose of our document, we may wish to crop cut off parts of it. सीधी सी बात है, आगे बढ़ते हैं. To start cropping the image, right click on it and select picture from the pop-up menu. In the picture dialog box, select the crop page. अरे बहुत ही सिंपल है. क्या करना है? ये रहा अपना डॉक्यूमेंट. इसमें मुझे क्या करना है? क्रॉप करना है. राइट क्लिक किया और पिक्चर पे क्लिक किया. पिक्चर डायलॉग आपका ओपन हो गया. इसमें आपको क्रॉप पे क्लिक करना है. अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, दो बातें आ गई. क्या? एक है आपका कीप स्केल और एक है आपका कीप इमेज साइज. अब इसका क्या मतलब हुआ? हमने तो फोन में केवल सिंपल क्रॉप करना सीखा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कीप स्केल क्या होता है, कीप इमेज साइज क्या होता है. देखिए, व्हेन कीप स्केल इज सेलेक्टेड द साइज ऑफ द इमेज आल्सो चेंजेस. कीप स्केल आपने सेलेक्ट किया तो इमेज का साइज भी चेंज हो जाएगा. लेकिन जब आपने कीप इमेज साइज सेलेक्ट किया तो जो बचा हुआ पार्ट है ना इमेज का, वो एनलार्ज या फिर श्रंक हो जाएगा. मतलब समझ में क्या हुआ? देखो, मैंने ये वाला जो इमेज है, ठीक है, इसको थोड़ा समझना. मैंने इसको क्रॉप कर दिया, इतना क्रॉप किया, इधर से इतना क्रॉप किया, तो ये वाला पार्ट ना गायब ही हो गया. ये वाला पार्ट गायब ही हो गया, तो इमेज का साइज भी चेंज हो गया. लेकिन जब आपने कीप इमेज साइज को सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा था ना आपका क्रॉप करने के बाद, ये तो हो गया आपका कीप इमेज वाला, ठीक है, कीप स्केल वाला. लेकिन जब आपने कीप इमेज साइज सेलेक्ट किया हुआ है, तो जो बचा हुआ पार्ट है क्रॉप करने के बाद, ये वाला, ये एनलार्ज हो जाएगा या फिर श्रंक हो जाएगा. जब मैंने क्रॉप कर दिया है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज डाली है, तो ये वाला रेड वाला हिस्सा जो है ना, एनलार्ज होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा. समझ में आई चीज? मतलब ये जो छोटा था ये एनलार्जमेंट हो गया इसका जब मैंने क्रॉप किया. लेकिन कीप स्केल वही होता तो ये इतना का इतना ही रहता, इमेज का साइज भी चेंज हो जाता. क्लियर है? तो जब आप कीप इमेज साइज को सेलेक्ट करके रखते हो तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ इमेज इज एनलार्ज्ड और श्रंक. ठीक है, एनलार्ज कब होता है? जब आप क्रॉप की पॉजिटिव वैल्यू डालते हो, और श्रंक होता है जब आप क्रॉप की नेगेटिव वैल्यूज डालते हो, जिससे कि इमेज की विड्थ और हाइट भी अनचेंज रहती है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था आपको चांसेस के एग्जाम में आने के. अगला आता है रिसाइजिंग इमेजेस. इमेजेस को रिसाइज कैसे करते हैं? तो ये तो मैंने आपको बीच में बातें करते करते ही बता दिया था कि इमेज को रिसाइज कैसे करते हैं. आप इमेज पे सिंपल क्लिक कीजिए, आपको ग्रीन कलर के हैंडल्स दिख रहे होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल्स आपको दिख रही हैं. इनकी हेल्प से आप ड्रैग करके इमेज को अपना रिसाइज कर सकते हो. बहुत ही सिंपल है. मैंने इसकी हेल्प से, मतलब किसी भी हैंडल पे आप क्लिक कर दो सिंपल, और उसको ड्रैग करके आप अपने इमेज को रिसाइज कर सकते हो. क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसको थोड़ा सा ठीक करके आगे बढ़ते हैं. रिसाइजिंग क्या होती है इसकी भी डेफिनेशन थोड़ी सी समझ लेते हैं. द इंसर्टेड इमेज माइट नॉट फिट परफेक्टली इनटू द डॉक्यूमेंट इफ इट इज टू बिग और टू स्मॉल. अगर ज्यादा बड़ा है इमेज या फिर ज्यादा छोटा है इमेज, तो उसको हम रिसाइज कर सकते हैं राइटर की हेल्प से. राइटर में मेन्यू के ऑप्शन की हेल्प से हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, हमें ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल्स दिखाई देंगे. पॉइंटर को पोजीशन करो अपनी ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल पे, जहां से भी आपको उसको रिसाइज करना है. और जैसे ही आप पॉइंटर को उस पे लेके आते हो, जैसे ही पॉइंटर को हैंडल पे लेके आते हो, तो आप देख सकते हो आपका जो एरो है ना, आपका जो एरो है उसके दोनों तरफ तीर बन जाते हैं. एरो है आपका, उसके दोनों तरफ आपके तीर बन जाएंगे. आप ध्यान से देखो यहाँ पे, फिर जो है आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो. समझ में आई ना ये चीज? ठीक है भाई, आगे बढ़ो. ठीक है, ड्रैग कर दो पिक्चर को, रिसाइज हो जाएगा. बहुत ही सिंपल है. जैसे ही आप रिलीज करोगे माउस को, वो रिसाइज हो जाएगा, नया साइज आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं रोटेटिंग अ पिक्चर. अब रोटेट कैसे करते हैं ये देखो. मैंने इस पे क्लिक किया, मुझे तो रोटेट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा. ज्यादातर क्या होता है कि रोटेट करने का ऑप्शन यहीं पे कहीं ना कहीं होता है. आप बोलोगे भैया यहाँ से घुमा दो, ये लो घुमा दिया भैया, किधर रोटेट हुआ? कहीं नहीं हुआ. ठीक है, बोल रहे हो यहाँ से घुमा दो, ये लो घुमा दिया, नहीं हुआ रोटेट. तो क्या करना पड़ेगा भाई? राइटर में ऑप्शन ही नहीं होता रोटेट करने का. ओपन ऑफिस राइटर में रोटेट करने का ऑप्शन ही नहीं होता. तो कैसे करेंगे? इसको पहले उठाएंगे, कॉपी करके कहीं और लेके जाएंगे, वहां से रोटेट करेंगे, फिर वापस यहाँ पे लाएंगे. चलो करके देखते हैं. देखो, राइटर डज नॉट प्रोवाइड अ टूल फॉर रोटेटिंग अ पिक्चर. क्लियर है? रोटेट करने के लिए हम ओपन करेंगे अपना ड्रॉ या फिर इम्प्रेस. ड्रॉ का मतलब होता है जो जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है ना, उसी तरह से ओपन ऑफिस का ड्रॉ होता है. और इम्प्रेस जैसे अपना माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट होता है ना प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, उसी तरह से इम्प्रेस होता है अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए. तो ये दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर आपके रोटेट का ऑप्शन अवेलेबल होता है. तो आप किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में जाके रोटेट कर सकते हो. एक बार फटाफट करके दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए. ये देखो, मैं फाइल पे गया, न्यू पे गया, और मैंने यहाँ पे कहाँ पे क्लिक किया? ड्राइंग पे क्लिक कर दिया. डाटाबेस पे क्लिक करोगे तो वहां से भी कर सकते हो. मैंने ड्राइंग पे क्लिक किया,
पहले मैंने जो है अपना ये जो इमेज था ना, ये मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी Ctrl+C से। कॉपी करने के बाद मैंने ड्रॉ में आके ये कर दिया अपना पेस्ट Ctrl+V से। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे रोटेट का ऑप्शन मिल रहा होगा, ये देखो ये रहा, ठीक है। इफेक्ट्स पे मैंने क्लिक किया और ये रहा अपना रोटेट, ठीक है। रोटेट पे क्लिक करने के बाद आप जहां से रोटेट करना चाहो इस तरह से रोटेट कर दो। अब मैं यहाँ से फिर से कॉपी करूंगा Ctrl+C से और फिर से अपने जाऊंगा ओपन ऑफिस राइटर में और यहाँ पे आके फटाफट कर दूंगा इसको Ctrl+V से पेस्ट। और आप देख सकते हो इमेज आ चुका है और मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा इसको डिलीट करता हूँ। आप देख सकते हो ये जो हमारा इमेज है वो रोटेट होके यहाँ पे वापस आ चुका है। क्लियर है? चलो भैया वापस आते हैं अपने ओरिजिनल इमेज पे। ये सब आपका हुआ क्लियर। मैं ड्रॉ को कर देता हूँ यहाँ से बंद, ठीक है भाई। चलो कॉपी करा इमेज को, रेड हैंडल्स की हेल्प से मैंने उसको रोटेट किया, फिर से वापस राइटर में कॉपी कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझते हैं। अभी हम बात कर रहे थे इमेजेस के बारे में, अब हम बात करेंगे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? आपके स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को यूज करने के लिए हमें ओपन करना होता है ड्राइंग टूल बार। वो कहाँ से मिलता है? वो नीचे दिखता है आपको, ये देखो यहाँ पे ड्राइंग टूल बार होता है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं, तरीका बताया हुआ है। व्यू मेनू पे जाओ, टूल बार्स पे जाओ और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ड्रॉ टूल बार दिख जाएगा, ड्राइंग टूल बार ये रहा। इसे मैं क्लिक करता हूं, नीचे ये देखो ड्राइंग टूल बार आपके सामने आ चुका है। यहां से मैं कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूं। अब इमेज को हम हटा देते हैं क्योंकि ये इमेज का काम हमारा खत्म हो चुका है। जैसे मुझे इंसर्ट करना है एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पे मैंने क्लिक किया और सिंपल यहाँ पे जाके मैं अच्छे से अपना रेक्टेंगल क्रिएट कर सकता हूँ। वही सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कैसे? अब हम यहाँ पे जो है इसको रिसाइज भी कर सकते हैं यूजिंग ग्रीन हैंडल्स। रिसाइजिंग दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा इसका, देख लो रिसाइज कैसे करते हैं। 8 ग्रीन कलर की हैंडल होंगी और किसी भी हैंडल पे जाके यहाँ पे कुछ इस तरह का डबल हेडेड एरो आपको दिख जाएगा। इसकी हेल्प से ड्रैग करके आप जो है इस इमेज को रिसाइज कर सकते हो। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो आपको जहां भी अपने डॉक्यूमेंट में वो इंसर्ट करना है ड्राइंग ऑब्जेक्ट, वहां पे आप जाइए, ठीक है। जहां भी उसकी एंकरिंग करनी है, अभी एंकर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो हमको जो भी ऑब्जेक्ट वहां से इंसर्ट करना है ड्राइंग टूल बार से, उसका आप टूल वहां से सेलेक्ट कर लीजिए। आपका माउस का पॉइंटर चेंज हो जाएगा, ड्राइंग फंक्शन पॉइंटर बन जाएगा। वो कैसे बनता है वो भी समझते हैं। ये देखो आपका ये वाला है ना, तो आपको रेक्टेंगल इंसर्ट करना है, आपने इस पर क्लिक किया तो आपका पॉइंटर चेंज हो गया। देखो ये जो है कुछ क्रॉस हेयर पॉइंटर बन गया, यानी कि एक प्लस का साइन आपको दिख रहा है और उसके नीचे रेक्टेंगल बना हुआ दिख रहा है। उसी तरह से मैं एलिप्स पे क्लिक करता हूँ तो प्लस का साइन नीचे एलिप्स दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई और शेप ले लेता हूँ, ये वाला हेक्सागन ले लेता हूँ, तो कुछ और यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आपका पॉइंटर भी चेंज हो जाता है उसी के अकॉर्डिंग। ये सब चीजें क्लियर हुई। उसके बाद आपको जहां भी इंसर्ट करना है वहां उस पॉइंटर को लेके जाइए और उसको ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करके आप माउस को जैसे ही छोड़ोगे, रिलीज करोगे, वहां पे आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट उसी साइज के अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी हमें प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, सेट करनी है ड्राइंग ऑब्जेक्ट की। तो वो कैसे करते हैं? उसके लिए आपके पास होता है ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार। क्या होता है? ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार। उसके लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। जैसे ही देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे ही हम पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं तो पिक्चर टूल बार आ जाता है। जैसे ही हम पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं तो पिक्चर टूल बार आ जाता है। उसी तरह से जैसे ही हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं, वैसे ही हमारा ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार हमें दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब वहां बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उससे आप एडजस्ट कर सकते हो। कैसे? ये देखो मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे इंसर्ट करोगे ना तभी आ जाएगा ये। जैसे आप अपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करोगे ये आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो वही व्यू पे जाओ, व्यू मेनू पे और टूल बार्स पे जाओ और यहाँ से आप अपना टूल बार ले सकते हो। ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार ये रहा, ठीक है। वो सब छोड़िए, आपने इस पे क्लिक किया, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार ये रहा। यहाँ से कोई भी प्रॉपर्टी आप चेंज कर दो। बैकग्राउंड कलर यानी कि फिलिंग कलर चेंज करना है आपको, ऑरेंज करना है, ऑरेंज पे क्लिक कर दो, ऑरेंज हो गया। बैकग्राउंड बोल रहा हूँ, बॉर्डर कलर आपको चेंज करना है, ब्लैक करना है, ब्लैक पे क्लिक करो, ब्लैक हो गया। ये सब क्लियर हुआ? अच्छा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो भी प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है आप वैल्यूज डाल सकते हो। ज्यादा कंट्रोल के लिए और नए एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने के लिए आप एरिया और लाइन आइकन्स पे क्लिक कर सकते हो टूल बार पे, जिसमें डिटेल्ड डायलॉग बॉक्सेस भी आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये रहा आपका लाइन वाला। इस पे आप क्लिक करोगे तो डिटेल्ड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप और भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हो अप्लाई। या फिर ये रहा आपका एरिया वाला डायलॉग बॉक्स, इस पे आप क्लिक करके अपना एरिया का जो कलर है फिल होने वाला उसको आप अच्छे से
सेलेक्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग होती है, जैसे ये है आपका एंकरिंग, एंकर कैसे चेंज करते हैं। अभी एंकर क्या है वो भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसाइजिंग मैंने बता ही दिया है आपको, तो इसको फिर से नहीं पढ़ाऊंगा। इमेजेस में पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट में भी प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। एक बार पॉज करके बेशक रीड कर लो, सेम थ्योरी है, सेम सेम सेम, ठीक है। कि 8 ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल्स होती हैं, उनको वही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और भी रिसाइजिंग के लिए आप पोजीशन एंड साइज डायलॉग बॉक्स का यूज भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट मेनू पे जाओ, ऑब्जेक्ट पे जाओ, पोजीशन एंड साइज पे क्लिक करो, आप वहां से भी रिसाइजिंग कर सकते हो अपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट की। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक होता है स्केल्ड रिसाइजिंग, ये इंपॉर्टेंट है। स्केल्ड रिसाइजिंग, स्केल्ड रिसाइजिंग में क्या है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है इतना, पर हाँ बता देता हूं। मैं इस पर क्लिक किया, अब देखो अगर मैं सिंपल ऐसे रिसाइज कर रहा हूं तो इसकी विड्थ चेंज हो गई लेकिन हाइट चेंज नहीं हुई। अब ऐसे कर रहा हूं तो केवल हाइट चेंज हो गई, विड्थ नहीं हुई। अगर मुझे स्केल्ड रिसाइजिंग करनी है, इससे भी एक कॉर्नर से भी मैं विड्थ चेंज कर रहा हूं या फिर हाइट चेंज कर रहा हूं, तो एक ही चीज मतलब अपने हिसाब से कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि हाइट और विड्थ का रेशियो सेम रहे, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ, एक मिनट, शिफ्ट के साथ इसको करूंगा रिसाइज। कैसे, शिफ्ट का बटन मैंने दबा दिया कीबोर्ड पे, अब रिसाइज करूंगा, शिफ्ट का बटन दबा के रखो और रिसाइज कर दो, ये बिल्कुल स्केल्ड रिसाइजिंग ही होगी। क्लियर हुआ, हाइट और विड्थ का रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। तो शिफ्ट की को प्रेस करके रखो और ड्रैग कर दो अपनी पोजीशन में। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो जैसे मैंने अपना ये वाला ड्राइंग ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। और मुझे क्या करना है, दो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को साथ में ग्रुप करना है, बस सिंपल। दो या दो से ज्यादा को भी कर सकते हो, मैंने एक और ले लिया यहाँ पे। एक ले लेता हूँ अपना एलिप्स, ठीक है। तो एलिप्स मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब क्या है, इसका भी थोड़ा सा कलर हम चेंज कर दें, डार्क वायलेट। अब देखो मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक किया, शिफ्ट दबा के रखना, इस पर क्लिक करके शिफ्ट दबा के रखो और इस पर भी क्लिक कर दिया। अब देखो दोनों के एक ही ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल हो गए, दोनों एक ही डब्बे में बंद हो गए। अब राइट क्लिक कर दो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन मिल रहा है और फिर से ग्रुप पे क्लिक कर दो, ठीक। राइट क्लिक किया, ग्रुप सब मेनू में ग्रुप का ऑप्शन मिला, वहां पे ग्रुप कर दिया। अनग्रुप करना है तो सेम प्रोसीजर, राइट क्लिक करो, ग्रुप पे जाओ, अनग्रुप पे क्लिक कर दो, दोनों फिर से अलग अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। लेकिन क्या है, आपने सिंपल क्लिक किया, शिफ्ट के साथ फिर से क्लिक किया दूसरे वाले पे, दोनों एक साथ इकट्ठा हो गए। राइट क्लिक करके मैंने ग्रुप पे क्लिक किया और फिर से ग्रुप पे क्लिक किया, ये ग्रुप हो गए। अब क्या है कि उठा के कहीं भी रखूंगा, दोनों के दोनों साथ ही जाएंगे। रिसाइज भी करूंगा तो दोनों के दोनों साथ में ही रिसाइज होंगे, ये होता है ग्रुप करने का फायदा, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मेट मेनू में जाके भी हम कर सकते हैं। एक बार फिर से अनग्रुप करके दिखा देता हूँ, राइट क्लिक करके ग्रुप पे जाके अनग्रुप कर दिया। अब मुझे क्या है, फिर से ग्रुप करना है, क्लिक किया, शिफ्ट के साथ दूसरे पे भी क्लिक किया, फॉर्मेट मेनू में गया और यहाँ पे मुझे ग्रुप का ऑप्शन मिल गया, इस पे मैंने ग्रुप पे क्लिक किया, ये ग्रुप हो गए, ठीक है। सेम अनग्रुप के लिए फॉर्मेट मेनू में गया, यहाँ पे मुझे ग्रुप का ऑप्शन मिला और इस पे मैंने अनग्रुप पे क्लिक कर दिया। क्लियर है इस चीज। चलिए इसकी थ्योरी भी पढ़ लीजिए एक बार। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, फिर शिफ्ट की को दबा के रखो, दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, ग्रुप में इंक्लूड हो जाएगा, बाउंडिंग बॉक्स जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा और सारे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स एक ही बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। फिर आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं, माउस को लेके जाओ, फिर क्या करना है, फॉर्मेट मेनू पे जाओ, ग्रुप पे जाओ और ग्रुप पे क्लिक कर दो। क्या करना है, देखो ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, माउस को एक बार क्लिक कर दो उस पर, उसके बाद फॉर्मेट मेनू में ग्रुप का सब मेनू मिलेगा, उसमें ग्रुप पे क्लिक कर दो, ग्रुप हो जाएंगे। या फिर राइट क्लिक करके ग्रुप मेनू में ग्रुप पे क्लिक कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये आया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सेशन का, क्या है, पोजिशनिंग इमेज और ग्राफिक्स विद द टेक्स्ट। इसको मैं 3 स्टार देता हूं यहाँ पे, इसको अच्छे से गोट के पी जाना, ठीक है। ये देखो पक्का क्वेश्चन आएगा इससे। देखो अरेंजमेंट रेफर्स, अरेंजमेंट होता है, अलाइनमेंट होता है, फिर टेक्स्ट रैपिंग होती है और आपकी एंकरिंग होती है। 4 पॉइंट से चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। देखो अरेंजमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक्स। मैं इसको एक बार थोड़ा सा पहले समझा देता हूं। मैंने बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही, इसके अंदर मैंने एक इमेज लगा दिया। अब उस इमेज को किस तरह से आप इसमें एडजस्ट करते हो टेक्स्ट के अराउंड, वो होता है आपका अरेंजमेंट, अलाइनमेंट, टेक्स्ट रैपिंग और एंकरिंग में, ठीक है। समझते हैं। अरेंजमेंट रेफर्स टू प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक ऑन एन इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस। एक इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस के अराउंड आपकी ग्राफिक का प्लेसमेंट होता है। अरेंजमेंट में बताया जाता है कि कैसे आपके जो ग्राफिक्स हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव वहां पे लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, अब यहाँ पे तो 2-3 ग्राफिक इंसर्ट करने पड़ जाएंगे, लेकिन अगर वहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो जैसे ये है अपना एक टेक्स्ट बॉक्स,
ठीक है, इसको मैं उठा के इधर उधर करता हूं तो आपको बीच में एक वर्टिकल लाइन दिख रही है रेड कलर की। थोड़ा सा आप क्वालिटी को बढ़ा लो यार, 720p पे देख लो, आपको दिख रहा होगा कि बीच में एक रेड कलर की लाइन दिख रही है। यही है आपका अरेंजमेंट एक तरह से। इसमें क्या है कि एक वर्टिकल एक्सिस के अलोंग आपका प्लेसमेंट देखा जाता है और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपका किस तरह से अरेंज हो रहा है ग्राफिक। ठीक है, ये होगा आपका अरेंजमेंट। उसके बाद अगला हमारा आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या है, आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। आपका जो एंकर पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट को अलाइनमेंट बोलते हैं। अब भैया एंकर पॉइंट क्या है वो हम अब समझते हैं। देखो एंकर पॉइंट है, एंकरिंग रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ ग्राफिक्स। ग्राफिक का रेफरेंस पॉइंट होता है एंकर पॉइंट। अच्छा भैया चलो देख लो एक बार, एक को डिलीट कर देता हूं इसमें से। ये देखो ये अपना रेक्टेंगल है, इसमें जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये वाला कुछ एक सिंबल दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसी को बोलते हैं आप एंकर पॉइंट। ठीक है, अपना ये जो इमेज है ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, ये वाला एंकर पॉइंट। समझ में आया? ठीक है, एंकरिंग क्या होता है? एंकरिंग रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ ग्राफिक्स। द पॉइंट कुड बी अ पेज, फ्रेम, कुछ भी हो, पैराग्राफ हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। एंकर आप किसी पेज को भी बना सकते हो, किसी फ्रेम को भी बना सकते हो, किसी पैराग्राफ को भी बना सकते हो, किसी कैरेक्टर को भी बना सकते हो। अब उस कैरेक्टर को मूव करोगे ना तो आपका इमेज भी उसी तरह से मूव करेगा और हर एक इमेज का अपना अपना एंकर पॉइंट होता है। अच्छा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा करके दिखा दो तो समझ में आ जाए। चलो जी करके दिखा देते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख दिया, सॉरी मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दिया, अपने चैनल का नाम लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं ना। इसका जो एंकर पॉइंट है ना ये रहा, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूं। इसका जो एंकर पॉइंट है ये मैंने बना दिया, इसको यहाँ पे एंकर दिख रहा है आपको, मैंने इसको कैरेक्टर कर दिया। यानी कि मैंने इसको सेलेक्ट किया ग्राफिक को और ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार पे जाके चेंज एंकर पे क्लिक करके मैंने कैरेक्टर कर दिया। ठीक है, अब इस एंकर पॉइंट को मैंने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लासेस वाले कैरेक्टर के पास। अब मैं क्लासेस को नीचे करूंगा ना, देखो क्लासेस को नीचे कर रहा हूं और साथ में इमेज भी नीचे जा रहा है, यानी कि मैंने एंकर पॉइंट क्लासेस के ऊपर रख दिया। अब क्लास नीचे जाएगा तो हमारा जो ग्राफिक है वो भी नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राफिक मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द एंकर पॉइंट, और एंकर पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो रहेगा। ठीक है, अगर मैं वापस इसको ऊपर लाता हूं तो ग्राफिक भी ऊपर आ जाएगा। इसको बोलते हैं अपना एंकरिंग। आप एंकर को चेंज कैसे कर सकते हो? ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार पे जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट रैपिंग को समझते हैं। टेक्स्ट रैपिंग तो बहुत ही सिंपल है, छोटी छोटी क्लासेस में ही पढ़ाया जाता है कि आपका जो इमेज है वो आप कैसे कर सकते हो उसको। जैसे आपको इमेज को बैकग्राउंड में डालना है, या फिर इमेज को फोरग्राउंड में लेके आना है, या फिर इमेज को एज अ पैराग्राफ ट्रीट करना है, ये सब चीजें आप टेक्स्ट रैपिंग में करते हो। रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट में आपका टेक्स्ट रैपिंग में एडजस्ट होता है, विच में रैप अराउंड द ग्राफिक ऑन वन और बोथ साइड्स। यानी कि कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पे बीच में इमेज डाल दिया और यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है और बीच में इमेज रखा हुआ है, कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, वन और बोथ साइड्स पे। बी ओवर प्रिंटेड बिहाइंड, यानी कि इस तरह से मेरा इमेज है और ऊपर से मैंने लिखा भी हुआ है, ये भी आता है टेक्स्ट रैपिंग में। कुछ मतलब 4-5 ऑप्शंस आपको मिलते हैं देखने के लिए। इन फ्रंट ऑफ द ग्राफिक और ट्रीट द ग्राफिक एज अ सेपरेट पैराग्राफ और कैरेक्टर। आप टेक्स्ट रैपिंग में ग्राफिक को एज अ सेपरेट पैराग्राफ और कैरेक्टर भी ट्रीट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। इसको भी समझ लेते हैं। चलिए टेम्पलेट समझते हैं क्या होता है। टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट यू कैन यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। सिंपल है, टेम्पलेट एक मॉडल है जिसकी हेल्प से हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब पहले से बना बनाया एक डॉक्यूमेंट जिसकी हेल्प से मैं और भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स बना सकता हूं। चलिए फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर अ बिजनेस रिपोर्ट that has your company's logo on the first page. New documents created from this template will always have company's logo on the first page. देखो सीधी सी बात है, मुझे मेरी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ और मुझे क्या है कि अपने हर एक पेज पे, अपने डॉक्यूमेंट के हर एक पेज पे अपनी कंपनी का लोगो चाहिए होता है। अब मैं क्या करूंगा, डेली नया डॉक्यूमेंट में क्रिएट करता हूँ, तो मैं क्या अपने लोगो को डेली डेली इंसर्ट करूंगा क्या? उसमें नहीं करूंगा। मैं एक बार ही इंसर्ट करूंगा और कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट रेडी कर दूंगा कि जब भी मैं नया डॉक्यूमेंट बनाने जाऊं मुझे पहले से ही अपनी कंपनी का लोगो वहां पे दिखाई दे। तो उस डॉक्यूमेंट को बोलूंगा मैं टेम्पलेट। क्लियर है? चलिए
टेम्पलेट्स कैन कंटेन एनीथिंग रेगुलर डॉक्यूमेंट्स, तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट ही होता है, कुछ ऐसा नहीं है उसमें भूत वूत कुछ नहीं होता, नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह ही होता है अपना टेम्पलेट, जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, स्टाइल्स, ये सब चीजें होती हैं। यूजर सेटअप इन्फॉर्मेशन सच एज मेजरमेंट यूनिट्स, लैंग्वेज, डिफॉल्ट प्रिंटर, टूल बार, मेनू कस्टमाइजेशन, ये सब चीजें नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की तरह ही टेम्पलेट में भी पाई जाती हैं। आगे बात करेंगे टेम्पलेट के बारे में। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपने openoffice.org में मिलते हैं सारे के सारे टेम्पलेट्स पे बेस्ड होते हैं। डिफॉल्ट टेम्पलेट ही ओपन होता है जब हम राइटर को ओपन करते हैं। अब आपने बोला डिफॉल्ट टेम्पलेट, अच्छा अगर मैं इसको हटा दूं, यहाँ पे इसको कर दूं डिस्कार्ड, मैंने अपना यहाँ पे खोल दिया राइटर, ठीक है, इसको मैंने किया ओपन। आप बोलोगे इसमें कौन सा टेम्पलेट खुल के आ रहा है भाई, ये तो सिंपल ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल के आ रहा है, यहाँ पे तो कोई मुझे ना तो किसी कंपनी का लोगो दिख रहा है ना कोई फॉर्मेटिंग चेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये तो सिंपल ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। जी हाँ, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी एक टेम्पलेट हो गया ना, मैं बोल रहा हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी टेम्पलेट है। जब भी मैं राइटर खोलूंगा बाय डिफॉल्ट एक टेम्पलेट खुल के आता है, और अगर आपने टेम्पलेट स्पेसिफाई नहीं किया है डिफॉल्ट टेम्पलेट, तो आपका जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है उसे एज अ टेम्पलेट कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है, एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट। अच्छा समझ गए सर, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ यू वी हैव नॉट स्पेसिफाइड द डिफॉल्ट टेम्पलेट, ओपन ऑफिस यूजेस द ब्लैंक टेम्पलेट एज द डिफॉल्ट। आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए चलिए, टेम्पलेट क्रिएट कैसे करते हैं एक डॉक्यूमेंट से। अपना कोई नया पुराना डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए, उसके बाद जो भी स्टाइल जो भी कंटेंट आपको डालना है वो डाल दीजिए, उसके बाद फाइल मेनू पे जाओ, टेम्पलेट्स पे जाके सेव कर दो, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स वहाँ पे ओपन होगा, वहाँ पे नेम सेलेक्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, ओके पर क्लिक कर दो, आपका टेम्पलेट सेव होके तैयार है। अच्छा चलिए करके देखते हैं पहले इसको। मैंने क्या किया यहाँ पे, कुछ ना कुछ पहले कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लिया, और क्या बोल सकते हैं, इसका मैंने कलर कर दिया ग्रीन टाइप, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ओपन ऑफिस खोलूँ, या फिर मैं इसको एज अ टेम्पलेट सेव करना चाहता हूँ फिलहाल, तो क्या करूँगा, फाइल पे जाऊँगा और टेम्पलेट्स पे जाऊँगा, ठीक है, और सेव पे जाऊँगा, यही तो बताया था अभी। अब इसका मैं नाम डाल दूंगा, क्या नाम डाल दूँ, वही अपना तो प्रतीक है ना, और कैटेगरी चूज करी मैंने माई टेम्पलेट, और ओके पर क्लिक कर दूंगा, ये आपका टेम्पलेट सेव हो चुका है। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, हो गया सेव। दूसरा तरीका है क्या, यूजिंग अ विजार्ड, विजार्ड की हेल्प से। विजार्ड कुछ नहीं है, विजार्ड का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप वो काम करना। ओपन ऑफिस के अंदर जहां भी विजार्ड का मतलब है समझ लेना कि एक एक स्टेप से हमारा काम होगा, ठीक है। देखो अभी जैसे मान लो किसी को नहीं आता टेम्पलेट कैसे सेव करना है, तो विजार्ड का यूज कर लेगा, फाइल पे जाओ, विजार्ड पे क्लिक करो, और यहाँ पे जो भी टाइप का आपको टेम्पलेट सेव करना है वो टाइप आप सेलेक्ट कर लो। मैंने मान लो लेटर वाला कर लिया, लेटर पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे पूरा का पूरा वो खुल के आ जाएगा, एक एक स्टेप आपकी विजार्ड की, देखना अभी, ठीक है। ये आपकी 6 स्टेप्स आ गई, ये आपसे एक एक डिटेल पूछ लेगा कि आपको किस टाइप का बनाना है, बिजनेस लेटर, फॉर्मल, पर्सनल लेटर। इस पे आपने क्लिक किया, फिर आपने नेक्स्ट कर दिया, फिर आपसे एक एक चीज वो पूछ लेगा स्टेप बाय स्टेप, फुटर वगैरह भी लगवा लेगा, नेम एंड लोकेशन, ये सभी चीजें आपसे पूछ के खत्म करेगा काम को। समझ में आई ये चीज? चलिए, तो विजार्ड में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द पेज ऑफ द विजार्ड। लास्ट सेक्शन में आप जो है स्पेसिफाई करो नेम और लोकेशन और सेव कर दो अपने टेम्पलेट को। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं, डिफॉल्ट टेम्पलेट को कैसे सेट करते हैं। चलिए डिफॉल्ट टेम्पलेट का भी समझ लेते हैं। मान लो जैसे मैंने अभी एक टेम्पलेट सेव किया था, वही टेम्पलेट मुझे डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट करना है। कैसे करूंगा, फाइल में गया, टेम्पलेट्स पे गया और ऑर्गेनाइज पे क्लिक किया। फिर से सुनो, फाइल मेनू में गया, टेम्पलेट्स पे क्लिक किया और वहां पे मैंने ऑर्गेनाइज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहां पे आपको, मैंने अभी जो टेम्पलेट सेव किया था उसका नाम था अनटाइटल्ड 1, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, अनटाइटल्ड 1 नहीं था, सॉरी, प्रतीक नाम था उसका, प्रतीक पे मैंने क्लिक किया। माई टेम्पलेट्स वाला मेरा फोल्डर है, मैंने डबल क्लिक करके प्रतीक पे क्लिक किया। यहाँ पे कमांड्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें मैंने सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया, क्लोज कर दूंगा इसको, ये डिफॉल्ट टेम्पलेट सेव हो चुका है। मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से डिस्कार्ड करके, और फिर से अपना ओपन ऑफिस राइटर ओपन करके देखते हैं, क्या पता डिफॉल्ट टेम्पलेट ही ओपन होता है या नहीं। आइए देखते हैं। बच गया भाई बेइज्जती होने से बच गया। तो भाई आपका जो है डिफॉल्ट टेम्पलेट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। चलिए समझ में आएगी ना ये चीज। आगे बढ़ते हैं, डिफॉल्ट टेम्पलेट कैसे सेव करते हैं। फाइल मेनू पे जाओ, टेम्पलेट्स पे क्लिक करो, ऑर्गेनाइज पे क्लिक करो, टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स वहां पे ओपन होता है। वहां पे अपना फोल्डर चूज करो, अपना टेम्पलेट चूज करो, उसके बाद कमांड्स पे क्लिक करो, सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर दो, वहां से आप अपना टेम्पलेट सेव कर सकते हो। अब मैंने यार ये भला पाल तो ली,
कि भाई जैसे ही राइटर खोलूंगा ये खुल के आ जाएगा, लेकिन अब मैं परेशान हो गया यार, बार बार ये आ जाता है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो फिर से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही चाहिए। तो क्या करूंगा, सिंपल फिर से वहीं चले जाओ भाई, फाइल पे जाओ, टेम्पलेट्स पे जाओ, कहाँ गया टेम्पलेट ये रहा, और ऑर्गेनाइज पे क्लिक कर दो। ऑर्गेनाइज पे क्लिक करने के बाद कमांड्स पे जाओ और रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट पे जाकर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर दो, क्लोज कर दो, हो गया अपना काम। इसको हटाओ और फिर से खोल के देखते हैं भाई, अपना गए हम राइटर पे, देखते हैं क्या होता है। एंटर मारा हमने, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही खुलेगा भाई। यस, फिर से इज्जत बच गई मेरी, है ना। तो भाई ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो फिर से डिफॉल्ट टेम्पलेट अगर आपको ब्लैंक करना है तो उसके लिए आप टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स पे जाके किसी भी फोल्डर पे क्लिक कर दो, और उसके बाद सीधा आपको कमांड्स पे जाके रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है, उसके आपका रीसेट हो जाएगा। जब भी आप खोलोगे या फिर फाइल न्यू पे जाके नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तो आपको डिफॉल्ट टेम्पलेट ब्लैंक वाला ही दिखाई देने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यूजिंग द टेम्पलेट। यूज करना है टेम्पलेट, मतलब मैंने कोई टेम्पलेट बना दिया है उसको मुझे यूज करना है। भाई जरूरी थोड़ी है कि टेम्पलेट आप डिफॉल्ट ही बनाओ, कुछ ऐसे भी तो टेम्पलेट है, मैं नहीं चाहता कि जैसे ही मैं राइटर खोलूं डायरेक्ट वही खोले, लेकिन मैं उसे ऐसा टेम्पलेट यूज भी करना चाहता हूं। तो कैसे करोगे, क्या बोल दिया भैया, समझ नहीं आया कुछ, कोई बात नहीं, अभी समझाता हूँ। देखो, मैंने अपना राइटर ओपन किया, ठीक है, तो डिफॉल्ट टेम्पलेट तो अपना ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही ओपन होगा, ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो अभी मैंने टेम्पलेट बनाया था ना फिलहाल के लिए, मैं उसे यूज करना चाहता हूं। तो मैं फाइल पे जाऊंगा, न्यू पे जाऊंगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं टेम्पलेट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये रहा टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इससे मैंने क्लिक किया। इस पे माई टेम्पलेट्स वाले फोल्डर में मैंने बनाया था, मुझे याद है, और प्रतीक नाम से बनाया था, मुझे याद है। ओपन पे क्लिक कर दूंगा, आपका काम सेट है जी, आपको वही टेम्पलेट वापस मिल गया है। यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट कर सकते हो, और फाइल पे जाके जब आप इसे सेव एज करोगे तो वहां से फाइल पे जाके सेव कर देना सिंपल, तो आप ऐसा डॉक्यूमेंट इसको सेव करके पाओगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करो, उसके बाद टेम्पलेट को चूज करो, जो भी इंफॉर्मेशन है टेम्पलेट के बारे में वहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। ओपन पे क्लिक कर देना, वहाँ पे या तो डबल क्लिक कर देना या फिर ओपन पे क्लिक कर देना, उससे आपका टेम्पलेट जो है आपकी एक चॉइस के अकॉर्डिंग ओपन हो जाएगा। अगर आपने एक टेम्पलेट पहले से खोला हुआ है, आपको दूसरे टेम्पलेट को खोलना है, तो भी सेम ही स्टेप है, बिल्कुल बिल्कुल सेम स्टेप है। फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे जाओ, टेम्पलेट को चूज करो, जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी, डबल क्लिक कर दो या फिर ओपन पे क्लिक कर दो, सेम ये और ये बिल्कुल सेम है। भाई पहले से एक टेम्पलेट खोला हुआ है, दूसरा टेम्पलेट खोलना है, तो भी सेम स्टेप ही होंगी ना। अपडेटिंग का डॉक्यूमेंट, यानी कि मैंने टेम्पलेट को यूज कर लिया, डॉक्यूमेंट बना दिया, अब मुझे वो सेव करना है, उसी को अपडेटिंग का डॉक्यूमेंट बोलते हैं। वो मैंने आपको अभी करके भी दिखाया था, फाइल पे जाके सेव कर दो या फिर सेव एज कर दो, सेव हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होती है भैया, ये तो बता दो, समझ लो भाई। ये देखो, आपने कभी बुक पढ़ी ही होंगी, 10th क्लास में हो ना, हाँ तो पढ़ते होंगे बुक। तो कुछ इस तरह से हमारी बुक्स होती हैं, और जो पहला पेज होता है बुक का, उस पर लिखा हुआ होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अच्छा, ये तो बुक वाला कंटेंट है, इंडेक्स बोलते हैं जिसको, हाँ जी वही है। चैप्टर नंबर 1 उसका नेम उसका पेज नंबर, चैप्टर नंबर 2 उसका नेम उसका पेज नंबर, चैप्टर नंबर 3 उसका नेम उसका पेज नंबर, यही होता है ना, बिल्कुल यही बनाना सीखेंगे हम। अरे भैया उसमें क्या है, बुक का पेज नंबर देखो, पेज नंबर 5 पर है पहला चैप्टर, तो लिख दो चैप्टर का नाम पेज नंबर 5, फिर दूसरा देखो इतने इतने पेज नंबर पे, और बोले भाई नहीं, ये हम ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे, हमको चैप्टर का नाम भी नहीं लिखना पड़ेगा, नंबर भी नहीं लिखना पड़ेगा, पेज नंबर भी नहीं लिखना पड़ेगा, और ऐसी टेबल ऑफ कंटेंट्स हम कैसे सीख कर बना देंगे इससे। ठीक है, दूसरी चीज, मैं चैप्टर के नाम पर क्लिक करूंगा और अपने चैप्टर पे पहुंच जाऊंगा, कुछ इस तरह से हम उसमें मॉडिफिकेशंस भी करेंगे। ठीक है, तो हम इसको बनाना सीखते हैं। तो राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट फीचर लेट्स यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम द हेडिंग्स इन योर डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट में जो हेडिंग्स है ना, उनकी हेल्प से आप ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हो। हेडिंग्स बोले तो भाई चैप्टर का नाम हेडिंग ही तो होता है। अच्छा, चैप्टर मैंने जो है ना क्या किया, टेबल ऑफ कंटेंट्स मुझे ऐसी बनानी है, उसमें पहले चैप्टर का नाम उसका पेज नंबर, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मेन टॉपिक्स है, उसका नाम उसका पेज नंबर, फिर दूसरा टॉपिक उसका नाम उसका पेज नंबर, फिर दूसरा चैप्टर आ गया उसका नाम, फिर उसके टॉपिक्स, इस तरह से भी मुझे चाहिए, तो वो भी हम हेडिंग्स की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम अपने आप में एक हेडिंग होता ही है। चलिए, स्टार्ट करने से पहले आपको हेडिंग्स को कंसिस्टेंटली डिफाइन करना पड़ेगा, वो कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे।
हेडिंग 1 स्टाइल आप यूज कर सकते हो टाइटल्स के लिए, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 आप सब टाइटल्स के लिए यूज कर सकते हो। अच्छा, हेडिंग 1 क्या है, हेडिंग 2 क्या है, हेडिंग 3 क्या है? बहुत ही सिंपल है, देखो बहुत ही ईजी है। हेडिंग 1 एक स्टाइल का नाम है। ये जो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 लिखा हुआ है ना, ये स्टाइल्स के नाम है। स्टाइल्स आप पढ़ ही चुके हो। चलो तो फिर करते हैं शुरू। ये देखो हमने यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से ही कुछ तैयार किया हुआ है ताकि आपको कठिनाई ना हो समझने में। फाइल पे जाके मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, है ना। बुक है ना, मैंने ओपन की। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है आपकी आईटी की बुक यहाँ पे कुछ इस तरह से, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन मान लो कि ये मैंने बनाई है बुक, मान लो कि ये मैंने बनाई है। अब मुझे इसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे हेडिंग्स डिफाइन करनी है, मुझे स्टाइल्स डिफाइन करनी है। तभी तो इसको भाई, इसको अपने आप थोड़ी पता चल जाएगा कि आपने, आपका चैप्टर कहाँ है और टॉपिक कहाँ है, वो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। सिंपल मैंने क्या किया, जो चैप्टर का नेम है ना डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे देखो आपका जो ऑब्जेक्ट बार है वहां पे कुछ आपको अप्लाई स्टाइल का ऑप्शन दिखता है, वहां पे आप हेडिंग 1 पे क्लिक कर दो, तो इस पे हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। हेडिंग 1 नाम की एक स्टाइल अप्लाई होगी, सिंपल। ठीक है, चलो अब सेशन 1 ये छोड़ते हैं, अभी चैप्टर पे आते हैं। हमारा अगला चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड। इस पे क्या मैं हेडिंग 2 अप्लाई कर दूं? अरे नहीं भैया, ये तो गलत हो जाएगा। हेडिंग 1 ही अप्लाई करो इस पे हेडिंग 1 ही अप्लाई करो। क्यों? क्यों भाई क्यों? क्योंकि भाई आपने बुक देखी होगी तो चैप्टर्स के नाम एक जैसे लिखे हुए होते हैं ना, चैप्टर्स के नामों पे सेम स्टाइल अप्लाई की हुई होती है। बिल्कुल, तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड भी सेम स्टाइल में लिखा हुआ होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड भी सेम स्टाइल में लिखा हुआ होना चाहिए, चैप्टर का नाम है। ठीक है भैया, अगला भी कोई चैप्टर यहाँ पे है क्या? नहीं है, 2 ही चैप्टर है बुक में। चलो कोई बात नहीं, अब आते हैं अपने टॉपिक्स। चलो पहला टॉपिक है अपना सेशन 1 क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट। इस पे कौन सी अप्लाई करूं? हेडिंग 2 कर देते हैं भाई। ये लो हेडिंग 2 मैंने अप्लाई कर दी इस पे। चलिए अब यहाँ पे सेशन 2 है, इस पे भी हेडिंग 2 अप्लाई करूंगा। लीजिए बिल्कुल, इस पे भी मैंने हेडिंग 2 अप्लाई कर दी। अब आया अपना सेशन 3। चलो इसमें 2 ही सेशन थे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का सेशन 1 आया, इस पे क्या हेडिंग 3 कर दूं? नहीं, सारे सेशंस पे मुझे हेडिंग 2 ही अप्लाई करनी है। फिर जो चीज एक जैसी है उसको एक जैसी ही रखना है। ठीक है, उसके बाद आया अपना सेशन 2 लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके इस पे भी मैंने हेडिंग 2 अप्लाई कर दी। अरे भैया क्या दिमाग खराब कर रहे हो? अरे बहुत ईजी है, समझो पहले थोड़ा। समझ गए? एक जैसे टॉपिक्स पे एक जैसी स्टाइल अप्लाई कर दी। चलो भैया अब देखो, इससे भी कम प्रायोरिटी किसकी है? सब हेडिंग्स की। ये देखो स्टाइल, ये छोटा टॉपिक है, इसको मैं हेडिंग 3 दे देता हूं क्योंकि ये सेशन 1 के अंदर आ रहा है। अब एडवांटेजेस ऑफ स्टाइल, इसको भी मैं हेडिंग 3 दे देता हूं। ठीक है, और फिर टाइप्स ऑफ स्टाइल, इसको भी हम हेडिंग 3 दे देते हैं। अब ये सारे के सारे जो सड़े हुए टॉपिक है ना, इनको हम सेम जो है हेडिंग 3 हेडिंग 3 हेडिंग 3 देते रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ से वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जब तक मैं इन चीज़ों को कर रहा हूँ तब तक आप थोड़ा सा स्किप तो मत करना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेना ताकि आपको ही फायदा हो, और जिसको स्किप करना है वो स्किप कर लो यार। नहीं तो क्योंकि आप 10 सेकंड स्किप करोगे और आगे निकल जाओगे, फिर बैक करके देखोगे पीछे, उससे अच्छा है आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ले तो अच्छा रहेगा। नहीं तो मैंने ये सब चीज़ें अप्लाई कर ही दी हैं, तो अब रहने दो फिर। ठीक है, चलो तो मैं इन चीज़ों को अप्लाई कर रहा था और ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूँ। ठीक है, सेशन 2 की बची है अभी, इनको कर देता हूँ। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? फिल फॉर्मेट मोड यूज कर लो ना। बिल्कुल सही आइडिया है, मैं यहाँ पे फिल फॉर्मेट मोड का भी यूज कर सकता था, क्योंकि अगर मुझे सेम स्टाइल जगह जगह अप्लाई करनी है स्कैटर्ड एरियाज पे, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, अगर मुझे सेम स्टाइल स्कैटर्ड एरियाज पे अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ पे फिल फॉर्मेट मोड का भी यूज कर सकता था। चलो फिलहाल के लिए समझते हैं, मैंने हेडिंग से अप्लाई कर दी है किस तरह से। जो सबसे ऊपर वाली प्रायोरिटी है उसको मैंने हेडिंग 1 दी, फिर उसके नीचे वाली को हेडिंग 2 दी, उसके नीचे वाली को हेडिंग मैंने 3 दे दी। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने बिल्कुल वही किया है, हेडिंग 1 स्टाइल फॉर चैप्टर टाइटल, 2 और 3 सब हेडिंग्स। आगे बढ़ते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। बहुत ही ईजी है। पहले तो हेडिंग वाला अप्लाई कर लिया। ठीक है, ऐसे ये है क्या, हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग, ये है आपकी पैराग्राफ स्टाइल। ठीक है, कर्सर को वहां पे लगा दो जहां पे टेबल ऑफ कंटेंट लगानी है। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट पे जाओ, इंडेक्स टेबल पे जाओ, इंडेक्सेशन टेबल्स पे चले जाओ। चलो जी, कर्सर को वहां पे रख दो जहां पे टेबल ऑफ कंटेंट लानी, मैंने यहाँ पे रख दिया, मतलब क्लिक कर दिया यहाँ पे। इंसर्ट पे जाओ,
और यहाँ पे कहाँ गया वो इंडेक्स एंड टेबल वाला ऑप्शन, ये रहा, इंडेक्सेस एंड टेबल्स पे गए और यहाँ पे इंडेक्सेस एंड टेबल्स पे फिर से क्लिक किया। यहाँ पे आपका इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहाँ पे कुछ टैब दिखते हैं आपको, इंडेक्स टेबल टैब, एंट्रीज टैब, स्टाइल टैब, कॉलम टैब, बैकग्राउंड टैब। इन सभी टैब्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स का टाइटल आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स नाम से, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। फिलहाल मैं ओके पर क्लिक कर रहा हूँ और टेबल ऑफ कंटेंट्स आपकी तैयार है। देखो टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार है भाई। देखो ये रहा आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, पेज नंबर 2 पे है, सेशन 1 पेज नंबर 2 पे है, ये सब देखो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पेज नंबर 4 पे है, सभी चीजें यहाँ पे आ गई हैं। अरे भैया आप बोल रहे थे कि चैप्टर के नाम पे क्लिक करूंगा और चैप्टर पे पहुंचाऊंगा, यहाँ पे तो क्लिक कर रहे हो पहुंच ही नहीं रहे। वो भी हम करके दिखाएंगे, वो भी टेंशन मत लो। चलिए फिलहाल समझते हैं इस पे करना क्या है अब। ठीक है, यहां पे हमने सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स टेबल टैब की। ठीक है, क्या करना है इसमें, हमने इस पे राइट क्लिक किया, एडिट इंडेक्स टेबल पे क्लिक किया, तो ये जो इंसर्ट इंडेक्स टेबल टैब था ना वो फिर से खुल के आ गया, डायलॉग बॉक्स हमारा फिर से खुल के आ गया। इसमें इंडेक्स टेबल टैब सबसे पहला टैब आता है। इसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, सबसे पहला है टाइटल। हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स का टाइटल हम चेंज कर सकते हैं। इसका टाइटल मुझे करना है मान लो IT402। ठीक है, मैंने ये कर दिया, ओके पर क्लिक करूंगा, अपना टाइटल जो है IT402 यहाँ पे लिख के आ चुका है। और भी चीजें कर सकते हैं अपना, कैसे करते हैं, फिलहाल राइट क्लिक करो, एडिट इंडेक्स टेबल पे जाओ, यहाँ पे आपको इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स देखने को मिलता है। इसके अंदर 5 टैब मिलते हैं, इंडेक्स टेबल टैब, एंट्रीज टैब, स्टाइल्स टैब, कॉलम्स टैब और बैकग्राउंड टैब। चलिए फिलहाल इंडेक्स टेबल टैब की बातें चल रही हैं तो टाइटल मैंने डाल दिया है, टाइप टेबल ऑफ कंटेंट्स है। अगला है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। अब ये क्या है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस का मतलब क्या है, करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पे ना डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस को हटाना चाहता हूं, मतलब इसको थोड़ा एडिट करना चाहता हूं। अगर मैं बैक स्पेस दबा रहा हूं या फिर इसको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा रहा हूं, डिलीट ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। होगा कैसे, वहां पे प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस पे टिक लगा हुआ है, इस टिक को हटा देता हूं, अब ओके करता हूं। अब देखो, ले लो, दबा लो बैक स्पेस, हो गया भैया, कट गया है ना, टेक्स्ट कट गया है ना। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो अगर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस पे क्लिक करके रखते हो, तो यू कैन प्रोटेक्ट योर टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम बीइंग चेंज्ड एक्सीडेंटली, है ना, गलती से चेंज होने से आप उसको बचा सकते हो। ठीक है, चलिए पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के लिए बनानी है या फिर एक चैप्टर के लिए, वो सब भी आप देख सकते हो। आपको किस लेवल तक बनानी है, कितनी हेडिंग्स के लिए बनानी है। बाय डिफॉल्ट 10 है, याद रखना, बाय डिफॉल्ट 10 हेडिंग्स तक बनाता है, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कर दिया और ओके पर क्लिक किया तो केवल हेडिंग 1 ही आएगा, चैप्टर के नाम आए बस। अगर मैंने इसको एडिट करके 2 कर दिया तो हेडिंग 2 भी आ जाएगी, 2 कर दिया तो हेडिंग 2 भी आ जाएगी। अगर मैंने इसको और बढ़ा के हेडिंग 3 तक कर दिया तो हेडिंग 3 भी आ जाएगी। समझ गए इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, आउटलाइन से क्रिएट करना है। एडिशनल स्टाइल भी आपको अगर यहाँ पे अप्लाई करनी है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 के अलावा, एक तो हो गया ये आपका आउटलाइन यानी कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इनके अलावा और भी अगर आपने स्टाइल अप्लाई की है, आप बोलो यार मुझे चैप्टर के नेम में ना हेडिंग 1 अप्लाई नहीं करनी, मुझे तो कोई और स्टाइल अप्लाई करनी है और मुझे टेबल ऑफ कंटेंट ही बनानी है, तो वो आप यहाँ पे एडिशनल स्टाइल पे क्लिक करके और उस स्टाइल को चूज करके यहाँ से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर के लिए आपने कंटेंट हेडिंग वाली कर दी, जो भी आप कर सकते हो, यहाँ पे एरोज की हेल्प से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो एडिशनल स्टाइल्स को। ठीक है, फिलहाल के लिए ये चीज क्लियर हुई। चलिए फिर से इसको एडिट करते हैं। अपना नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, एंट्रीज स्टेप पे। एंट्रीज स्टेप में क्या है, जो भी हमारी एंट्रीज हैं इस टेबल की उनके बारे में समझते हैं। फिलहाल मैं आपको थ्योरी क्लियर कर देता हूं अपने इंडेक्स टेबल टैब की। तो यहाँ बेसिक एट्रीब्यूट्स हम सेट करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में, और यहाँ पे जो है टाइटल डाल सकते हैं अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स का, जैसे मैंने IT402 डाला था। उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप क्रिएट इंडेक्स टेबल एरिया से एंटायर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना, जो मैंने बताया था आपको, चैप्टर के लिए करना है कि डॉक्यूमेंट के लिए करना है। क्रिएट फ्रॉम में आपका आउटलाइन लगा हुआ है, लेकिन आप वहां से और भी एडिशनल स्टाइल्स को कर सकते हो। टाइटल कैसे डालते हैं बता दिया मैंने, टेबल ऑफ कंटेंट्स बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ होता है, वहां पे मैंने IT402 डाला था, ओके पर क्लिक करके मैंने दिखाया भी था। अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस प्रोटेक्ट करना है एक्सीडेंटली चेंज होने से, तो आप प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस चेक बॉक्स पर टिक मार सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है चेंजिंग द नंबर ऑफ लेवल्स। आप बाय डिफॉल्ट 10 लेवल्स तक होता है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जो भी आपको लेवल चाहिए कम ज्यादा आप उसको कर सकते हो वहां से। ठीक है, अगला है कस्टम स्टाइल्स। आपको हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 नहीं चाहिए, कोई और स्टाइल अप्लाई करनी है
तो वहां से भी आप उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हो। एडिशनल स्टाइल पे टिक मारो, 3 डॉट्स का बटन वहां पे बना हुआ होता है, उस पर क्लिक करो और वहां से आप स्टाइल्स को इस बटन की हेल्प से एडजस्ट करके लगा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंट्रीज टैब में। तो हमारा जो एंट्रीज हैं अपने टेबल में, एंट्रीज क्या है? अपना चैप्टर नंबर, पेज नंबर, चैप्टर नेम। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी एंट्रीज होती हैं, इनको फॉर्मेट कर सकते हैं हम एंट्रीज टैब से। किसी भी आउटलाइन लेवल के लिए आप एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, जैसे कि चैप्टर नंबर, पेज नंबर, और उन पे हम कैरेक्टर स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। तो कैसे करते हैं वो समझते हैं। पहले सबसे पहले देखिए, जो भी आपको स्टाइल पे अप्लाई करना है, मान लो मुझे केवल चैप्टर नंबर पे, सॉरी मुझे केवल चैप्टर्स पे अप्लाई करना है, मुझे हेडिंग्स पे अप्लाई नहीं करना है ये सब चीजें, तो मैं लेवल 1 पे सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद ये जो सिंबल्स हैं इनके मतलब आपको याद रखने हैं। ये ई हैश जो है वो चैप्टर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ई आपका एंट्री को रिप्रेजेंट करता है यानी कि चैप्टर नेम को, टी आपका टैब स्टॉप को रिप्रेजेंट करता है, हैशटैग आपका पेज नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने हैशटैग पे क्लिक किया, हैशटैग पे क्लिक करके कीबोर्ड का डिलीट का बटन दबा दिया, हैशटैग डिलीट हो गया यानी कि पेज नंबर डिलीट हो गया। डिलीट हो गया, ओके पर क्लिक करूंगा, लेवल 1 का पेज नंबर गायब है, देख लो लेवल 1 का पेज नंबर गायब है। यहाँ पे भी लेवल 1, लेवल एन की आपका चैप्टर नेम, चैप्टर का पेज नंबर गायब है। इस तरह से आप, अच्छा उस तरह से आप जो है, ऐसा ही नहीं है केवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए भी करके दिखा देता हूं। हैशटैग मैंने क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया, लेवल 2 का भी पेज नंबर गायब हो चुका है। लेवल 3 पे भी करके देख लेते हैं, हमारे पास बहुत समय है, मुझे पता है आपका कल एग्जाम है आप तभी आए हो यहाँ पे जब आपका कल एग्जाम है, लेकिन थोड़ा सा समय तो भाई मुझे भी चाहिए आपको चीजें क्लियर कराने के लिए। लेवल 3 में मैंने क्लिक किया, पेज नंबर पे क्लिक किया, डिलीट कर दिया, ओके पर क्लिक किया, लेवल 3 का भी पेज नंबर यहाँ से गायब हो चुका है। क्लियर हुई ये सब चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एंट्रीज टैब पे हूँ, यहाँ पे लेवल 1 पे अब मुझे फिर से पेज नंबर लेके आना है, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है ना, बीच बीच में खाली जगह है सफेद रंग की, इसमें मैंने क्लिक किया, उसके बाद पेज नंबर पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे पेज नंबर पे क्लिक किया, हैशटैग वापस आ गया। ठीक है, अच्छा हाइपर लिंक मैं बोल रहा था कि अगर मैं चैप्टर के नाम पे क्लिक करूंगा और उस चैप्टर पे पहुंच जाऊंगा, वो तो आपने देखा ही नहीं। चलो जी, ये है आपका ई यानी कि एंट्री। एंट्री के बारे में, एंट्री के साइड में आप हाइपर लिंक पे क्लिक कर दो भैया, तो एल एस, ठीक है, एलएस का मतलब है स्टार्ट ऑफ हाइपर लिंक, और एंट्री के एंड में आप जो है हाइपर लिंक पे फिर से क्लिक कर दो, ये हो गया एल ई यानी कि एंड ऑफ हाइपर लिंक। आप इसको किन्हीं भी दो के बीच में डाल सकते हो अगर, और उसी जगह पे क्लिक करोगे तभी वो काम करेगा। यानी कि मैंने चैप्टर के नेम के आजू बाजू में हाइपर लिंक वाला इंसर्ट किया है। ठीक है, तो अब चैप्टर के नेम पर क्लिक करके मैं लिंक पे पहुंच सकता हूं। ये देखो ये ब्लू कलर के भी हो गए। अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस पे क्लिक किया, ठीक है, कंट्रोल के साथ मुझे क्लिक करना पड़ेगा, कंट्रोल पे क्लिक किया और ये देखो कुछ इस तरह से आपका निशान बना हुआ आ गया है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाले चैप्टर में पहुंच चुका हूं। इसको आप चैप्टर ही नहीं टॉपिक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो यूजिंग लेवल। कैसे? आपने वहां पे लेवल को चूज करना है, बस लेवल 2 के लिए कर लो भैया हाइपर लिंक अप्लाई, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो हाइपर लिंक से ही हम जो है जंप कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। आपको लेवल पे कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करनी है भैया, तो लेवल 1 पे मुझे स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस नाम की कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करनी है, कर दो भैया, ओके पर क्लिक करो और स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। फिलहाल हाइपर लिंक लगा हुआ है तो स्टाइल अप्लाई नहीं हुई है, उसके लिए माफी चाहेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए कैरेक्टर स्टाइल अगर मुझे अप्लाई करनी है अपनी किसी भी लेवल पे, तो वो भी आप यहां से चूज करके कर सकते हो। ठीक है, चलिए हुई नहीं थी, चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ई हैश बटन जो है आपका चैप्टर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। आपका ई बटन एंट्री टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, चैप्टर नेम, टॉपिक नेम, जो भी एंट्री टेक्स्ट है। टी बटन आपका टैब स्टॉप को रिप्रेजेंट करता है। हैशटैग बटन आपका पेज नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एल एस यानी कि स्टार्ट ऑफ हाइपर लिंक, एस से याद कर लो, एस फॉर स्टार्ट, और ई फॉर एंड, ई रिप्रेजेंट एंड ऑफ हाइपर लिंक। क्लियर है ये चीज? आइए, डिलीटिंग एलिमेंट मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चर लाइन होती है वो वाली, ये वाली जो लाइन है आपकी, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, अरे यार यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर लाइन बोलते हैं इसको। ई हैश, एल एस, ई, ये सब जो लिखे हुए हैं ये स्ट्रक्चर लाइन पे लिखे हुए हैं। स्ट्रक्चर लाइन से कोई भी एलिमेंट आप डिलीट करते हो तो वो आपके टेबल ऑफ कंटेंट से भी डिलीट हो जाता है, जो मैंने अभी करके दिखाया था पेज नंबर सभी का। ठीक है, कीबोर्ड में आपको डिलीट की प्रेस करनी है, सिंपल, बस सेलेक्ट करके ऐड करने हैं एलिमेंट, तो बीच में जो वाइड फील्ड है बचा हुआ है वहां पे आप जाके इंसर्ट कर सकते हो एलिमेंट्स को। ठीक है, तो 5 बटन नीचे होते हैं स्ट्रक्चर लाइन के, पेज नंबर, एंट्री टेक्स्ट, लिंक वगैरह, ये सब वहां से आप उनको इंसर्ट कर सकते हो। 5 बटन कौन कौन से हैं एक बार देख भी लो, ये रहे आपके 5 बटन, चैप्टर नंबर, एंट्री टेक्स्ट, टैब स्टॉप, पेज नंबर और हाइपर लिंक।
आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर स्टाइल अगर आपको अप्लाई करनी है तो स्ट्रक्चर लाइन पे जिस एलिमेंट पे अप्लाई करनी है वो एलिमेंट को पहले सेलेक्ट कर लो। हाँ, यही मैंने नहीं किया था इसलिए मुझसे नहीं हो रहा था। ठीक है, लेवल 1 करी मैंने, लेवल 1 में एंट्री टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और उस पर मैंने डेफिनेशन वाली कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई कर दी। ओके पर क्लिक करूंगा। ये फिर से अप्लाई नहीं हुई भाई साहब, क्या हुआ? एक बार मैं लिंक को डिलीट करके कोशिश करता हूँ अप्लाई करने की, भाई ऐसा होना नहीं चाहिए, मैंने पिछले साल भी कराया था तब तो हुई थी। लेवल 1 एंट्री टेक्स्ट यहाँ पे मैंने लगा दी ये, और मैंने किया ओके पर क्लिक। यहाँ अब हुई ना भाई, तब हाइपरलिंक लगा हुआ था इसलिए वो नहीं हो रही थी, मैं उस चीज के बारे में विचार कर रहा था। अब हाइपरलिंक हटा के किया तो वो हो गई अप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से आप कैरेक्टर स्टाइल्स भी अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो। एक और करके दिखा देते हैं आपको, फुटनोट एंकर वाली। ओके पर क्लिक करूंगा तो वो जो है फिर से आपकी अप्लाई हो जाएगी। फिर से गड़बड़ होगी, इसने बेइज्जती करवा रखी है यार मेरी। इंटरनेट लिंक करके देखें। ठीक है भाई, होगी ना चेंज, इस चीज को आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करनी हमने सीख ली। कैरेक्टर स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप अपनी स्टाइल चूज कर लो और राइटर जो है आपकी स्टाइल को उस एलिमेंट पे अप्लाई कर देगा। अब आता है अपना स्टाइल स्टेप। तो स्टाइल स्टेप में कुछ भी नहीं है, सिंपल आप अपनी पैराग्राफ स्टाइल से अप्लाई कर सकते हो अलग अलग हेडिंग्स पे। ठीक है, तो यूजिंग द स्टाइल स्टेप टू अप्लाई पैराग्राफ स्टाइल to the table of contents, you can apply a different paragraph style to each outline level of the table। अलग अलग आउटलाइन लेवल पे अलग अलग हेडिंग पे आप जो है अपनी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। जैसे लेवल 1 पे आपको एक स्टाइल चाहिए, लेवल 2 पे आपको एक स्टाइल चाहिए, तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। कहाँ से? स्टाइल स्टेप से। कौन सी स्टाइल? पैराग्राफ स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपना लेवल 3 है और उससे मुझे कंटेंट्स हेडिंग वाली लगानी है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके ये एरो की हेल्प से मैं इंटरचेंज करके इनको पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई कर सकता हूं। नेक्स्ट आता है आपका कॉलम स्टेप। कॉलम स्टेप में बहुत ही सिंपल है, देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ाने हैं। टेबल सिंपल एक कॉलम में बनी हुई है, मैंने 1 से 2 कर दिया और ओके पर क्लिक किया। ये लीजिए भाई 2 कॉलम्स बन गए टेबल के। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है भाई, ये क्लियर हुआ। इसमें कुछ और तो नहीं है, वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं। ये हो गया अपना स्टाइल टैब। अच्छा, कॉलम टैब है ही नहीं भाई इसमें थ्योरी में, तो फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि बाई चांस अगर आ जाए तो आप उससे कर लोगे। अगला आता है आपका बैकग्राउंड टैब। बैकग्राउंड टैब में क्या है, आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स में अपना कलर ऐड कर सकते हो या फिर कोई ना कोई ग्राफिक भी आप ऐड कर सकते हो टेबल के बैकग्राउंड पे। ठीक है, कलर कैसे ऐड करते हैं वो भी समझ लेते हैं। देखिए इससे मैंने राइट क्लिक किया, एडिट इंडेक्स टेबल पे क्लिक किया। ठीक है, बैकग्राउंड पे गया और एज में कलर लिखा हुआ है, मैंने ग्राफिक पे कर दिया और यहां से मैंने ब्राउज किया। ठीक है, और भैया यहां से मैंने जो है उठा लिया अपना ये वाला फोटो। ठीक है, इसमें प्रीव्यू आ जाता है उसका, आपके ग्राफिक का। इस तरह से प्रीव्यू भी आ गया, आपको दिख रहा है। ओके पर क्लिक करोगे, आपका लग गया इसमें। वो अलग बात है कि भाई ग्राफिक हमारा इमेज इतना खतरनाक था कि पीछे वाला दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये भी ब्लैक है और टेक्स्ट भी हमारा ब्लैक लिखा हुआ है। तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अब मुझे हटाना है तो वो कैसे हटाऊंगा, मैं फिर से वहीं जाऊंगा बैकग्राउंड टैब में और एज में ग्राफिक की जगह मैं कलर कर दूंगा और कलर में यहाँ पे नो फिल पे क्लिक कर दूंगा। नो फिल पे क्लिक किया, ओके किया, आपका जो है सिंपल पहले की जैसा हो गया। अगर मुझे कोई ना कोई कलर अप्लाई करना है तो फिर से बैकग्राउंड टैब में जाऊंगा, एज में कलर पे क्लिक करके रहूंगा और यहाँ पे बहुत सारे कलर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे कोई भी कलर चूज कर सकता हूँ, ये वाला किया मैंने। ओके पर क्लिक करूंगा, आपका कलर फिर से अप्लाई हो जाएगा। ये चीजें क्लियर हुई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कलर ग्रेड में से कोई भी कलर उठा के रख लो। ग्राफिक ऐड करने के लिए एज में आपको ग्राफिक करना है। बैकग्राउंड टैब जो है आपके ग्राफिक ऑप्शन दिखा देता है। अपने ब्राउज पे क्लिक करो, अपना ग्राफिक चूज करो, आपको ओपन पे क्लिक करना है, वहां पे आ जाएगा वो। अगर आपको डिलीट करना है कलर ग्राफिक तो एज में जाके कलर पे सेलेक्ट करो और नो फिल पे क्लिक कर दो, वहां पे आपका जो है वो चीज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सेविंग टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स को सेव कैसे करते हैं? अरे भाई वही है, सेव तो हमने कब की हुई है। देखो यहाँ पे मैंने जब टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट किया था तो यहाँ पे कुछ इस तरह से खुला हुआ था। तो उसमें थ्योरी में ना इस तरह से, फिर इसके बाद ये करना ये करना ये करना ये करना, उसके बाद जब ओके पर क्लिक करोगे तो सेव हो जाएगी। लो भाई हो गई सेव, भाई यही है। ठीक है, कैसे सेव करते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट्स को सेव करने के लिए इंसर्ट इंडेक्स टेबल विंडो जो थी उसमें सबसे नीचे ओके पर क्लिक कर दो। उसके बाद ये विंडो क्लोज हो जाएगी। टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके डॉक्यूमेंट में तैयार है। आगे बढ़ते हैं। अरे भाई साहब ये क्या हुआ?
चलिए कोई नहीं, फिर से कंटिन्यू करते हैं हम अपना। सेव हो गए भाई टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद एडिट कैसे करना है? अरे तभी से एडिट ही तो करना है। क्या करना है देखो, सिंपल राइट क्लिक करना है, एडिट इंडेक्स टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ से एडिट कर लो अपना इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स से। चलो ये सब भी हो गया, एडिट कर कर आके सारे टैब्स में ओके पर क्लिक कर देना, सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी टेबल ऑफ कंटेंट्स को एडिट करके सेव कर सकते हो। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स पे कहीं भी क्लिक करो, उसके बाद राइट क्लिक करना है, कंटेक्स्ट मेनू अपीयर होगी, ठीक है। उसके बाद आपको एडिट इंडेक्स टेबल पे क्लिक करना है, वहां से इंसर्ट इंडेक्स टेबल विंडो ओपन होती है जहां से आप एडिट करके अपने चेंजेस को सेव कर सकते हो यूजिंग द 5 टैब्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे अपडेट करते हैं? अपडेट करने का मतलब क्या है, मान लो मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस कर दिए। चेंजेस बोले तो जैसे कि मैंने अपना ये वाला जो चैप्टर है यहाँ से बढ़ा के एक पेज आगे ले गया इसको, ठीक है। मैं इसको आगे बढ़ा के अगले पेज पे ले गया, तो ये आ गया अपना पेज नंबर 3 पे आ गया, लेकिन अभी टेबल ऑफ कंटेंट्स से पेज नंबर 2 ही लिखा हुआ है। तो मैं इसको कैसे अपडेट करूंगा? राइट क्लिक करूंगा, अपडेट इंडेक्स टेबल पे क्लिक करूंगा, ये देखो पेज नंबर 3 अपडेट हो चुका है यहाँ पे। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? डिलीट होगा पक्का। अपडेट समझ में आया? राइट क्लिक करो, कंटेक्स्ट मेनू आएगी, वहां पे अपडेट टेबल इंडेक्स टेबल पे क्लिक कर दो, अपडेट हो जाएगा लेटेस्ट। डिलीट ही करना है तो कुछ भी नहीं है, सिंपल राइट क्लिक कर दो और डिलीट इंडेक्स टेबल पे क्लिक कर दो, खत्म है मामला। अब जब डिलीट ही हो गई है तो अब तो कुछ बचा ही नहीं होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंप्लीमेंट मेल मर्ज हमारा फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको भी फटाफट खींच के खत्म करते हैं और आप कल एग्जाम के लिए खुश हो जाओ। भैया आपको कैसे पता कल आपका एग्जाम है? हमारा एग्जाम है, क्योंकि भाई 3-4 साल हो गए मुझे आईटी पढ़ाते हुए और हर साल वही कमेंट आती है, टुमारो इज माय एग्जाम, विश मी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो हाँ, तो मेल मर्ज पे आते हैं। मेल मर्ज में क्या है देखो, मान लो मेरा बर्थडे है, बर्थडे नहीं, मान लो आपके भाई की शादी है, ठीक है, और ये हो आपको बांटने कार्ड्स, ठीक है। आप चाहते हो कि हर एक बंदे के कार्ड पे उसका पर्सनल नाम लिखा हुआ हो। ऐसे नहीं होता, हम क्या करते हैं कि शादी का कार्ड बनवाया और नीचे 2 लाइन छोड़ देते हैं, जिसके घर कार्ड देने गए उसका वहां पे नाम लिख दिया, ठीक है, और नीचे लिख दिया विद फैमिली। इसमें मजा नहीं है। मैं चाहता हूं प्रिंटेड आए हर एक कार्ड पे अलग अलग बंदे का नाम, भाई फिर तो खुश हो जाएगा वो समझेगा स्पेशल मेरे लिए छपवाया है कार्ड, यही तो होगा ना। इसके लिए हम यूज करते हैं मेल मर्ज। इसका नाम मेल मर्ज क्यों रखा? एक तो हो गया मेल, मेल तो समझ गए, एक लेटर टाइप। मर्ज क्या है? एक मैंने एड्रेस इसका डाटाबेस बना लिया, या फिर एड्रेस इसकी मैंने एक शीट बना ली, एक टेबल बना ली, ठीक है। या फिर बोल सकता हूं ये एक बंदा उसका एड्रेस, फिर दूसरा बंदा उसका एड्रेस, इस तरह से नेम और एड्रेस उसके लेवल पे आ जाए, समझ रहे हो इस चीज को। मैंने लेटर को और एड्रेस को मर्ज कर दिया। मर्ज करना मतलब जोड़ना, मिलाना, इसलिए मैंने इसका नाम बोल दिया मेल मर्ज। क्या करूंगा ना मैं, एक तो मैंने लिया लेटर, लेटर में एक इस तरह से जगह छोड़ दी मैंने, 2 लाइन की जगह छोड़ दी। उस 2 लाइन में क्या आ जाएगा? बंदे का नाम और एड्रेस आ जाएगा। एक लिया मैंने डाटाबेस, या फिर एक ली मैंने शीट, एक्सेल शीट, या फिर बोल सकते हो स्प्रेडशीट ले ली मैंने, ठीक है। उस पे है सारे लोगों के नाम और एड्रेस, दोनों को मर्ज करूंगा, बहुत सारे मुझे लेटर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कार्ड्स मुझे मिल जाएंगे, जिन पे हर एक कार्ड पे अलग अलग बंदे का नाम होगा। प्रिंट निकलवा दो, हर एक बंदे का अलग अलग तैयार है इनविटेशन। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, इंटरेस्टिंग है ना। तो मेल मर्ज is a way to take a letter you have written and send it to a whole bunch of people, personalizing it with information about them so that they might think you typed the letter personally for them. यही बोला था मैंने कि बहुत सारे लोगों को भेजना है, हर एक बंदे की इंफॉर्मेशन उस पर लिख दो अलग अलग, उनका नाम एड्रेस, जिससे कि उनको लगे कि आपने टाइप किया है लेटर पर्सनली फॉर देम। ठीक है भाई। A mail merge can also be a quick way to take a list of people's mailing addresses. लोगों के एड्रेस की एक लिस्ट लो एंड जनरेट लेबल्स और एनवेलप्स। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनवेलप हमें क्रिएट करने हैं कार्ड के लिए, तो वो भी आप अलग अलग एड्रेस के लिए कर सकते हो। विद द एड्रेस फॉर अ डिफरेंट पर्सन ऑन ईच लेबर और एनवेलप, हर एक डिफरेंट एनवेलप पे हर एक बंदे का एड्रेस हो, ठीक है। चलिए एडवांटेज क्या हुआ भाई? एडवांटेज तो ये हुआ कि इट्स वे टू बी ये पर्सनल, मतलब लोग समझेंगे कि भाई उसने मेरे लिए स्पेशल टाइप किया, तो मैं थोड़ा सा पर्सनल बंदा हूँ, उसका थोड़ा क्लोज हूँ, ये समझेगा। और एफिशिएंट भी है। इट्स एसेंशियल फॉर एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर जिस पर्सन के पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं उसके लिए ये फायदेमंद है। जिसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, पार्टनर्स हैं, पेरेंट्स हैं या फिर चिल्ड्रन हैं,
या फिर जिनसे भी कम्युनिकेशन वो करना चाहता है, अगर उसके पास बहुत सारी जनता है, बहुत सारी ऑडियंस है, तो उसके लिए ये फायदेमंद होता है। आगे बात करें, ये एडवांटेज समझ में आ गया। अब जो हमारा लेटर है उसको किस तरह से क्रिएट करना होता है, किस तरह से क्या, पहले ही तो बोल दिया भैया आपने कि लेटर को लिखते टाइम ना 2 लाइन छोड़ देना ताकि वहां पे नाम और एड्रेस है। बिल्कुल सही वही है, हमें किसी का भी नाम नहीं लिखना लेटर में। अगर नाम लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लाइन के लिए, नाम के लिए 2 जगह छोड़नी है, 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अपना कोई भी टेम्पलेट या फिर डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए सिंपली। उसके बाद सिंपली अपना एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट को सेव कर दीजिए किसी भी नाम से। चलिए कोई बात नहीं। राइट आउट द टेक्स्ट दैट विल बी गोइंग टू एवरीवन। हाँ, वही लिखना है जो आप सबको भेज सको। आप लेटर एक ही टाइप कर रहे हो, एड्रेस अलग अलग लिख रहे हो, तो लेटर इस तरह से लिखो जो लेटर आप सभी लोगों को भेज सको। एंड प्लान वेयर यू वांट द फील्ड्स, और पहले से ही प्लान कर लो कि जो नाम और एड्रेस है वो कहाँ लिखना है। शुरुआत में यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे लिखना है, ये सब चीजें आप पहले से ही प्लान कर लो, ठीक है। For instance, you might know that you are going to have an address block at the top of the letter. You will leave a few blank lines for that. आपको पता है कि आप जो है टॉप पे एड्रेस लिखना चाहते हो, तो पहले से ही कुछ ब्लैंक लाइंस, कुछ खाली लाइंस वहां पे छोड़ दीजिए एड्रेस के लिए। जब आपने लेटर लिख दिया है तो एक बार फिर से उसको चेक कर लो, और आपने अगर कोई स्पेसिफिक बंदे का वहां पे नाम लिखा हुआ है, जैसे कि मिस्टर सचिन आपने लिख दिया, डियर मिस्टर सचिन, तो उस मिस्टर सचिन को हटा दो वहां से और हम ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो मिस्टर सचिन नाम है वो डाटाबेस से अपने आप उठ के आएगा। डाटाबेस क्या होता है भैया, बार बार बोल रहे हो डाटाबेस। अगले से अगला चैप्टर है हमारा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ के लिए हम क्या समझ रहे हैं, एड्रेस जो है वो डाटाबेस से या फिर स्प्रेडशीट से आ जाएगा, और नाम भी आ जाएगा। आपको नाम वाम कुछ लिखना नहीं है उसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब डाटा सोर्स क्रिएट कैसे कर सकते हैं। डाटा सोर्स क्या है, अरे जो आपका एड्रेसेस की लिस्ट है ना, जो आपका डाटाबेस है, उसी को हम डाटा सोर्स बोल रहे हैं। एक तो हो गया आपका लेटर, एक हो गया आपका डाटा सोर्स जिसमें एड्रेस है। कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ, डाटाबेस पे क्लिक कर दो। चलो भैया, मैं गया फाइल पे और मैं गया न्यू पे और मैंने क्लिक कर दिया डाटाबेस पे। यहां से तो भैया आपने बोला था कि तीसरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा RDBMS में, बिल्कुल वहीं पे सिखाऊंगा डाटाबेस बनाना। फिलहाल सिखा नहीं था, बता रहा हूं बस। यहां से आप अपना डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये है आपका ओपन ऑफिस बेस, जिस सॉफ्टवेयर पे हम बनाते हैं ना उसका नाम है ओपन ऑफिस बेस। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, फिलहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप मेल मर्ज पे ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं आप डाटाबेस ही बनाए, आप स्प्रेडशीट भी ले सकते हैं, टेक्स्ट फाइल भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी टाइप की एड्रेस बुक ले सकते हैं जिसपे कि इजीली एक्सेसिबल हो आपका डाटा, है ना। या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या फिर MySQL का भी यूज कर सकते हैं डाटाबेस क्रिएट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करो, अपना डाटाबेस बना लो। अब जो भी आपका डाटा है, इसके आगे जो भी आप काम करते हो, देखो हर एक सॉफ्टवेयर की अलग अलग स्टेप्स होती हैं, तो इसके बाद की स्टेप्स पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या काम करते हो वो डिपेंड करता है आपने कौन सा टाइप ऑफ डाटा चूज किया। आप स्प्रेडशीट बना रहे हो तो अलग स्टेप्स होंगी, डाटाबेस बना रहे हो तो अलग स्टेप होंगी। तो यहाँ से आगे हमें मतलब नहीं है। फिलहाल डाटा सोर्स हमारा बनके तैयार है, ये समझ लो। अब डाटा सोर्स को मेन डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करना है भैया, डाटा सोर्स को मेन डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करना है। चलो भैया, पहले तो लेटर ओपन कर लो। तो यहाँ पे मैंने एक लेटर लिख दिया है जिसमें मैंने डियर के बाद जगह छोड़ी है थोड़ी सी, एक लाइन की। उसके बाद मैंने लिखा है यू आर इनवाइटेड टू माई बर्थडे पार्टी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेल मर्ज अप्लाई करने वाला हूँ, यानी कि अपना मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स मर्ज करने वाला हूं। उसके लिए हमें क्या करना है, F4 को प्रेस करना है। F4 की का मतलब होता है डाटा सोर्स, ठीक है। या फिर यहाँ पे भी शॉर्टकट आपको मिल जाएगा डाटा सोर्स का, आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया सिंपली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाटा सोर्स की मैंने एक फाइल ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है। उसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, टेबल्स पे क्लिक करूंगा, और एड्रेसेस नाम की टेबल मुझे यहाँ पे मिल गई है अपनी। भैया ये सब कैसे किया आपने, ये मैंने अभी वीडियो पॉज करके फटाफट अपना डाटा सोर्स तैयार किया है अपने ओपन ऑफिस बेस से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मुझे क्या करना है ना, मैं जो भी फील्ड मुझे यहाँ पे चाहिए, जैसे मुझे नेम चाहिए, डियर के बाद मुझे नाम चाहिए, जैसे डियर मोहित, डियर कार्तिक, डियर अरुण, तो मैं नेम को उठा के यहाँ पे रख दूंगा। डियर के बाद आ गया नेम, और उसके नीचे चाहिए उसका एड्रेस, तो भैया एड्रेस को उठा के यहाँ पे रख दो, खत्म हो गया काम, तैयार है अपना मेल मर्ज। अब उसके बाद क्या करना है, आइए देखते हैं। आई एम सॉरी, आइए। तो अपना लेटर ओपन किया, उसके बाद जो भी अपने फील्ड्स हैं वो हटा दिए, जो भी करना था कर दिए। F4 प्रेस किया, उसके बाद जो भी डाटाबेस है उसके सामने प्लस का साइन था, उस पर क्लिक किया। उस डाटाबेस में जो भी टेबल थी उस पर प्लस पे क्लिक किया। तो अपना जो है क्या हुआ कि एड्रेस हमें मिल गया।
उसके बाद जो भी फील्ड आपको जहां पे चाहिए उसको ड्रैग करके वहां पे ड्रॉप कर दो। सारे के सारे फील्ड्स ड्रॉप कर दीजिए। अगर कोई फील्ड आपको 2 बार चाहिए, नेम आपको लेटर की शुरुआत में भी चाहिए और लेटर के एंड में भी चाहिए, तो फिर से भाई वहां पे रख दो, 2 बार रख दो, 3 बार रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रिंटिंग मेलिंग लेबल्स की, कि भैया अब मुझे प्रिंट चाहिए, मतलब प्रिंट करना है, कुल मिला के सिंपल प्रिंट करना है, कुछ नहीं है। फाइल पे जाइए आप और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा कहीं ना कहीं, आई थिंक कहाँ है, ये रहा। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया। ये पूछ रहा है आपके उसमें डाटा बेस फील्ड है क्या, आप एक फॉर्म लेटर प्रिंट करना चाहते हैं, मैंने यस पे क्लिक किया। उसके बाद कौन कौन से रिकॉर्ड आपको चाहिए, सारे के सारे ऑल में मैंने क्लिक कर दिया। प्रिंटर है या फिर फाइल में सेव करना है, भाई मेरे पास प्रिंटर यहाँ पे नहीं है फिलहाल, तो मैं फाइल कर रहा हूँ। अलग अलग डॉक्यूमेंट या एक ही डॉक्यूमेंट में, सारे एक ही में कर देते हैं, सेव अ सिंगल डॉक्यूमेंट, और मैंने किया ओके पर क्लिक। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ एज अ पीडीएफ सेव कर देते हैं आपके लिए। पीडीएफ अगर ऑप्शन अवेलेबल हो, ये रहा। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ मेल मर्ज नाम से, मेल मर्ज, मैंने कर दिया सेव। ठीक है, अभी आपका पीडीएफ तैयार है, देख लीजिए आप। ये रहा आपका मेल मर्ज। डियर मोहित, एड्रेस आ गया मथुरा, यू आर इनवाइटेड टू माई बर्थडे पार्टी। अगला देख लीजिए, डियर कार्तिक, एड्रेस आ गया दिल्ली। अगला देख लीजिए, डियर अरुण, एड्रेस आ गया नोएडा। तो इस तरह से आप अलग अलग लेटर्स प्रिंट कर सकते हो, इस तरह से समझ में आई ये चीज़। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है जहाँ तक मुझे लगता है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। आप चाहे तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, जिस जिस रिकॉर्ड पे वो रिकॉर्ड आपका प्रिंट होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ओके पर क्लिक कर दो, आपका प्रिंटर उसको प्रिंट कर देगा। मेरे पास फिलहाल प्रिंटर नहीं था तो मैंने नहीं किया प्रिंट, मैंने सेव कर ली थी फाइल। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये रहा पहला सेट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, 10 क्वेश्चंस आपके सामने, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है भाई, या फिर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो या चाहो तो टेलीग्राम चैनल से, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे करना है। उसके बाद ये रहा आपका, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए जल्दी। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके सामने। फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, ले लिया, वेरी गुड, इसका भी ले लीजिए। तो भाई यहाँ पे हमारी ये वीडियो होती है समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना साथ दिया, इतनी मेहनत करके आपने ये वीडियो देखी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।